Hello everyone and welcome to our CA Inter Indirect Taxes batch shuffle. कैसे हो आप सब? I hope everything going great and amazing. Welcome to our batch. थोड़ा सा मेरे बारे में बताती हूँ, फिर बैच के बारे में बताती हूँ, फिर सिलेबस डिस्कस करेंगे, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो हाय गाइस, आई एम सीए रिद्धि बागमार. मई 2022 में मैंने मेरा सीए क्लियर किया. देन उसके बाद सेम ईयर आई क्लियर्ड माय सीएफए ऑल्सो. सीएफए क्या है मैम? इट इज चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. देन बीकॉम आई हैव डन फ्रॉम गुजरात यूनिवर्सिटी, जिसमें आई हैव गॉट ऑल गुजरात रैंक 3. एंड सिंस देन आई हैव बीन टीचिंग. इट्स ऑलमोस्ट 2 years नाउ मैंने पढ़ाना चालू किया है तब से. एंड दिस इज द 8th एडिशन ऑफ आर बुक जो अपन यूज करने वाले हैं. मतलब व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग तब साल में 2 अटेम्प्ट होते थे, तो हम 2 बैचेस लेते थे. बट नाउ सिंस अटेम्प्ट्स आर 3, तो हम 3 बैचेस लेते. तो वैसे करते करते दिस इज माई 8th बैच ऑफ सीए इंटर दैट आई एम टेकिंग. सेम फॉर फाइनल ऑल्सो, मतलब हमारी बैचेस साथ में ही चलती है. सो इट्स बीन 8 times that I've taught this subject in a regular class, then exam oriented, YouTube revisions, marathons करते करते. Right ma'am, that is all about me. सब्जेक्ट क्या है, बैच क्या है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करती हूँ, इंट्रोडक्शन देती हूँ. सो हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मिले हैं, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. सीए इंटर में आपका जो टैक्सेशन का पेपर है, वो टैक्सेशन के पेपर में 2 पार्ट होते हैं. वन इज द इनकम टैक्स पार्ट एंड अनदर इज द आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस पार्ट, जिसमें आपको आता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सब्जेक्ट होने वाला है, एक बहुत ही न्यू सब्जेक्ट होने वाला है, बिकॉज फाउंडेशन में आपने बिल्कुल भी टैक्सेशन नहीं पढ़ा है. एंड जीएसटी आप लोग बहुत जगह पे सुनते होंगे. आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हो, कहीं भी घूमने जाते हो, हर जगह पे आपने बिल में वो जीएसटी 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 देखा होगा. न्यू जेन जीएसटी रिफॉर्म्स आए अपने दिवाली के अराउंड, तो बहुत सारा न्यूज में भी जीएसटी रहा. 2017 में ही नया नया लॉ आया, तो इवॉल्व होता रहा है, रोज नए नए चेंजेस आते हैं, तो आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनते रहते होंगे. सो देर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट जीएसटी आप लोगों के मन में, जो अपन सब कुछ इस बैच में क्लियर करेंगे. बैच का नाम है सफल बैच. सो इनकम टैक्स का आपका जो टैक्सेशन का पूरा पेपर है वो 100 मार्क का है, जिसमें से हम जो पढ़ने वाले हैं जीएसटी वाला पार्ट, दैट कवर्स 50 मार्क्स. यानी हमारा जो यहाँ पे पढ़ाई होगा वो आपकी एग्जाम में 50 मार्क्स के लिए होने वाला है. जिसमें से हमारा टारगेट बैच का क्या रहेगा मैम, कि हम लोग 45+ मार्क्स एटलीस्ट लेके आए. मैम ऐसा पॉसिबल होता है क्या? आप क्या बोल रहे हो? सी, मेरे सीए फाइनल आईडीटी में 82 मार्क्स आए थे, राइट? सो वो 100 में से 82 मार्क्स आए थे. अब उसके बाद मैंने तो 8 बार पढ़ा दिया है इंटर में, 8 बार फाइनल में, रेगुलर बैच में, फिर एग्जाम ओरिएंटेड में, रिविजन्स में, मैराथन्स में. तो यार आप लोगों के मेरे से तो ज्यादा ही मार्क्स आने चाहिए ना. डेफिनेटली यस मैम. सो सी, इनकम टैक्स ना बहुत वास्ट है. मतलब 50 मार्क के लिए आपको जितना इनकम टैक्स पढ़ना पड़ेगा, उसका ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस बोल सकते हैं आपको जीएसटी में पढ़ना है. अगर आपका ग्रिप आ गया, कंफर्ट आ गया, तो आपका टैक्सेशन का पेपर पास तो ये अकेला जीएसटी ही करवा सकता है. थोड़ी और मेहनत आपको करनी है इनकम टैक्स में, एंड देयर यू आर, एग्जेम्पशन रैंक के लिए आपका एग्रीगेट बनाने में आईडीटी का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है. क्योंकि प्रैक्टिकली आप अपने आसपास जीएसटी को देख पाओगे, आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे कि आज मैम ने क्लास में ये पढ़ाया था, एंड आपको कहीं ना कहीं वो देखने भी मिल जाएगा कि अरे हाँ, बिल में ऐसा है, हम शॉप पे गए ऐसा था. अगर आपके पेरेंट्स कोई भी गुड्स या सर्विसेज का बिजनेस करते हैं, उनका जीएसटी नंबर होगा, तो धीरे 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 आप उनसे भी समझ पाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे. बाई द एंड ऑफ अपने सेशंस आप शायद उनका रिटर्न विटर्न भी भर दो, उनका जीएसटी का कंप्लायंस भी देख पाओ. उतना आप रेडी यहाँ पे हो जाने वाले हो. एंड उसके अलावा ये जो आपका आईडीटी का बेस है ना, ये आपका सीए फाइनल में भी काम आने वाला है. मतलब जो सीए इंटर का जीएसटी का सिलेबस है, वो डिट्टो एज इट इज 100% पूरा वापस सीए फाइनल में आता है. मतलब ये जो आप इंटर में पढ़ रहे हो ना, ये आपको वापस सेम टू सेम सीए फाइनल में पढ़ना है. अभी मस्त कर लिया, आपका फाइनल का इतना अच्छा बेस बन जाएगा. ये जो हम इंटर में पढ़ते हैं वो आता है, एंड प्लस इतना ही और नया जीएसटी फाइनल में और आ जाता है. मतलब आपका जो फाइनल का हाफ सिलेबस है ना, वो यहाँ पे इंटर में ही फिनिश हो जाएगा. इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग अपना बेस और फाउंडेशन बन जाएगा.
आपको कोई आइडिया नहीं है जीएसटी का, मुझे पता है, बिकॉज आप अपनी लाइफ में पहली बार टैक्सेशन पढ़ रहे हो। तो डोंट वरी, मैं यही अज्यूम करूंगी कि आपको तो जीएसटी का फुल फॉर्म भी नहीं पता, पहली बार आपने लाइफ में सुना है कि ये ऐसा जीएसटी जैसा कुछ होता है क्या मैम। उतना बेस लेवल से हम चालू करेंगे, हर एक चीज का एग्जाम्पल लेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिविजन करेंगे, एंड सारी चीजें हम क्लास में ही खत्म करने वाले हैं। मैम हमारी बैच का ड्यूरेशन क्या रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 60 आवर्स प्लस माइनस 5 आवर्स हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली आई एम सेइंग 60 आवर्स, जिसमें हम पूरा का पूरा जीएसटी का सिलेबस फिनिश कर लेंगे। मतलब मैम आप ऐसा बोल रहे हो कि 50 मार्क एंड उसमें थोड़ा बहुत ऑप्शनल भी तो आता है एग्जाम में, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हमें ऑप्शन में छोड़ना रहता है। मैम ऑलमोस्ट इतने मार्क्स का तो एग्जाम में पेपर ही आता है, जितने मार्क्स का पेपर उतने घंटे में आप पूरा सिलेबस करवा दोगे। यस, तो मैम ये कोई फास्ट फास्ट तो नहीं हो जाएगा कि आप इतने घंटे में खत्म कर रहे हो। नहीं बच्चा, इतना ही आपका सिलेबस है। हम हर एक चीज एकदम डिटेल में क्लास में पढ़ने वाले हैं। आपने क्लासेस अगर प्रॉपरली अटेंड करें और मेरे साथ सब कुछ पढ़ लिया, तो इसके बाहर आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स, आईसीएआई का मटेरियल, इवन कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को एक हैंड रिटन बुक मिली होगी, डिस्पैच तो हो गई थी आई गेस, कुछ बच्चों को रिसीव हो गई होगी, कुछ बच्चों को 1-2 दिन में हो जाएगी। वो हैंड रिटन बुक ही आपके लिए सब कुछ है आईडीटी में। उस हैंड रिटन बुक में से आपका पूरा पेपर बनेगा एग्जाम में, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये मेरा गारंटी आपको लिख के दिया। ठीक है, सो वो बुक एक बस मैम 150 पेजेस से भी कम का छोटा सा अपना बुक है, 150 टू 160 पेजेस का बुक है। बस उतना सा हमें पढ़ना है और एग्जाम में हम आराम से 50 में से 45 प्लस मार्क्स जीएसटी में लेके आ सकते हैं। ये बुक के बाहर कुछ नहीं है, आई रिपीट अगेन। तो आप आराम से चिल करो, जैसे जैसे अपना सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा और चीजें हम क्लास में कवर करते जाएंगे, मैं आप लोगों को उसका रेफरेंस आईसीआई के मॉड्यूल से भी दिखाती जाऊंगी कि देखो आपका ये जो स्टडी मैट है ये सब अपन ने कवर कर लिया है, सेम लैंग्वेज में कैसे क्या करना है। तो मॉड्यूल में जो इतने सारे पेजेस है ना, इतनी मोटी मोटी मॉड्यूल आपको मिली होगी आईसीआई से, उसको अच्छा हमने कंसोलिडेट करके 150-160 पेजेस में फिनिश करा है, और एकदम डिटेल में रेगुलर तरीके से, कहीं कोई शॉर्टकट नहीं, पूरी चीज जैसे पढ़नी है, जैसे एग्जाम में आएगी बिल्कुल वैसे ही। तो ये 60 आवर्स, 1 घंटा 1 मार्क मस्त पढ़ना है और एग्जाम में स्कोर करना है। राइट मैम। मैम क्वेश्चंस का क्या होगा, क्वेश्चंस के लिए आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगी, अभी तक डिस्पैच नहीं हुई है, इन प्रोसेस है, क्योंकि अमेंडमेंट्स वगैरह आते हैं तो वो इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। तो क्वेश्चन बैंक अभी बन रही है, आपको मिल जाएगी। जब तक आपको नहीं मिलती तब तक जो जो चैप्टर्स अपने हो रहे हैं उसका पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। राइट, ये क्वेश्चन बैंक में आईसीएआई स्टडी मटेरियल के पीछे जितने भी टेस्ट योर नॉलेज में क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे, प्लस आपका हर अटेम्प्ट आईसीआई रिवीजन टेस्ट पेपर रिलीज करती है, देन मॉक टेस्ट पेपर रिलीज करती है, एग्जाम के जो पास्ट पेपर क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। मतलब इसके बाहर और कोई क्वेश्चन भी नहीं है जो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एंड डोंट वरी, आपको कोई होमवर्क कुछ नहीं, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में सॉल्व करवाने वाली हूँ। आज तक जब से जीएसटी आया 2017 में, तब से लेके आज तक जितने भी जीएसटी के पेपर्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस, प्लस अपने जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस है, 100% एवरी सिंगल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू मेक यू सॉल्व इन क्लास। आपको कोई भी क्वेश्चन होमवर्क में करने नहीं दूंगी, सब क्लास में होगा। होमवर्क में आपको बस प्रैक्टिस करना रहेगा, अगर कोई रिपीटेड नेचर का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है तो अलग बात है, बाकी हम जो क्लास में पढ़ेंगे आपका रोज एक ही होमवर्क रहेगा। डे 1 पे पूरी बैच का होमवर्क एक साथ बता देती हूँ, एवरी सिंगल डे यू विल हैव ओनली 1 होमवर्क, कि आज जो क्लास में पढ़ाया, जो क्वेश्चंस मैम ने करवाए, वो बस आपको वापस रिवाइज करके अगले दिन आना है। हर रोज मैं भी आपको रिवीजन करवाऊंगी, जो अपन आज पढ़ेंगे कल उसका रिवीजन करेंगे, जो अपन 2 दिन में पढ़ेंगे तीसरे दिन उसका रिवीजन करेंगे, जो अपन 3 दिन में पढ़ेंगे चौथे दिन उसका रिवीजन करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि बस आज जो पढ़ा उसका रिवीजन कल होगा, क्यूमुलेटिवली अपन 5-5 6-6 लेक्चर का रिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि मेरे बैच के 3 ऑब्जेक्टिव है कि आपको सब कुछ समझ आएगा, मजा आएगा और याद होगा। आई रिपीट, आपको सब कुछ समझ आएगा, मजा आएगा और याद होगा। मतलब इट इज नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग, वो तो मुझे आपको देना ही है, जीएसटी क्यों आया, कैसे आया, आने से क्या बेनिफिट्स हुए, क्या प्रोविजन है, सब समझेंगे अपन।
फुल एंजॉय करेंगे क्लास में, कोई लोड नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो घर पे बैठ के चीजें लर्न करने का टेंशन होता है ना, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आपको हर एक चीज क्लास में लर्न भी करवाऊंगी। सो तीनों चीज आपकी यस होगी, समझ आएगा, मजा आएगा और याद होगा। उस ऑब्जेक्टिव के साथ अपन पूरा 60 आवर्स सिलेबस कवर करने वाले हैं। सो मैम, कहाँ से पढ़ना है, बुक, हैंड रिटन नोट्स, वो सॉर्टेड हो गया। क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, अलग से कहीं पे कोई कंपाइलर या कोई भी आपको चीज देखने की जरूरत नहीं है। अपनी क्वेश्चन बैंक में हर एक क्वेश्चन कवर्ड रहेगा। राइट मैम। उसके अलावा हमारी टेस्ट होगी क्या? बिल्कुल। मैंने पूरे सिलेबस को 4 पार्ट में ब्रेक करा हुआ है कि अपने 5-6 चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे तो आपको 50-50 मार्क्स का ब्लॉक टेस्ट मिलता जाएगा। वो टेस्ट आपको लिखना है, सजेस्टेड आंसर आपके साथ शेयर होगा, आप अपने आप से इवैल्यूएट करोगे आपकी कहाँ गलतियां हैं, क्या है। फिर आप वो पेपर मेरे साथ शेयर करोगे कि मैम देखो ऐसा पेपर लिखा, यहाँ यहाँ मेरी गलती हुई, आप फीडबैक दो। देन आई विल सेंड यू, मेरी आवाज में ही मैं खुद आपको वॉइस नोट भेजूंगी कि भाई कहाँ पे गलती हुई है, कहाँ पे आपने प्रॉपरली लिखा है, कहाँ पे आपने छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, प्रेजेंटेशन में क्या करना है। सो वो मैं पर्सनली या अपनी टीम में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ऐसे कोई तो भी नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या मैं, हम आपका पेपर एनालाइज करके और आपको पूरा फीडबैक देंगे कि आपको कैसे कहाँ पे क्या इंप्रूव करना है। तो ऐसे 50-50 मार्क्स के मैम हमारे 4 टेस्ट हो जाएंगे, तो 200 मार्क्स ये। एंड प्लस फिर जब अपनी लास्ट में पूरी बैच खत्म होगी, अपना जीएसटी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब आपका 50 मार्क्स का एक फुल कोर्स टेस्ट भी होगा। मैम 50 क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपका जो जीएसटी पोर्शन है वो 50 मार्क्स का आता है। तो बिल्कुल एग्जाम की तरह, एग्जाम की पैटर्न में उतने ही डिफिकल्टी लेवल से आपको फुल कोर्स पेपर भी दिया जाएगा। यानी 250 मार्क्स का पेपर तो आप मेरे साथ बैच के साथ ही लिख लोगे। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए 1-2 और क्वेश्चन पेपर और आंसर्स दिए जाएंगे कि टाइम टू टाइम आपका जैसे जैसे जीएसटी रिवाइज होता जाए आप और टेस्ट पेपर्स लिख सको। तो आपका पूरा राइटिंग प्रैक्टिस, टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट, वो सब कुछ भी सफल बैच के साथ टेकन केयर ऑफ रहने वाला है। राइट मैम। अब है ना, एक चीज आती है अमेंडमेंट को लेके। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है? तो देखो, जीएसटी एक लॉ है ना। लॉ मतलब जो बार बार चेंज होता रहता है। अब जैसे आज कोई चीज पे रेट मैम 12% है, कल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ला सकती है और उसको 18% कर सकती है, या कुछ 18 है उसको 5% कर सकती है। अभी नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे तो आप लोगों ने बहुत न्यूज में देखा होगा कि बहुत सारी चीजें सस्ती हो गई, लेकिन वो जो लग्जरी आइटम्स थे मैम, महंगी महंगी गाड़ियां, वो सब और महंगी हो गई, जीएसटी बढ़ गया, घट गया। कभी गवर्नमेंट कुछ प्रोविजन ला सकती है, यानी लॉ है। तो जैसे जैसे कंट्री में नीड होगी वैसे वैसे लॉ अमेंड भी होता रहता है। राइट। तो हमें मैम कहां तक के अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे? देखो, एक ब्लैंक रूल है जो आपका लॉ के लिए, ऑडिट के लिए, जीएसटी के लिए, इनकम टैक्स के लिए, सबके लिए सेम एप्लीकेबल रहेगा। जिस मंथ में आपकी एग्जाम है उस मंथ से 6 महीने पहले तक जो भी चेंजेस गवर्नमेंट लेके आ जाती है अप टू डेट, वो सारे चेंजेस आपके सिलेबस में एप्लीकेबल होते हैं। मतलब मैम, अगर मेरी एग्जाम मई 2026 में है तो उसके 6 महीने पहले अगर मैं बोलूं तो 31 अक्टूबर 2025, ठीक है, मतलब नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 6 महीने हो गए और मई में एग्जाम है। तो अगर मेरी एग्जाम मई 2026 में है तो 31 अक्टूबर 2025 तक जो भी चेंजेस आ चुके हैं वो सब आपके सिलेबस में एप्लीकेबल होंगे। इनकम टैक्स के लिए भी यही डेट होती है, जीएसटी के लिए भी यही है, लॉ के लिए, ऑडिट के लिए। कोई भी ऐसा पेपर है जिसमें कोई भी लॉ आता है और वो अगर गवर्नमेंट चेंज करती है तो आपकी एग्जाम जिस मंथ में है उस मंथ के 6 मंथ्स पीछे आप चले जाओ, उस डेट तक जो चेंजेस आए हैं वो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल होंगे। अगर आपकी एग्जाम सितंबर 26 में है तो मुझे बताओ कौन सी डेट तक के अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल होंगे? मैम सितंबर से अगर मैं 6 महीने पहले जाऊं तो 28 फरवरी 2026, क्योंकि उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 2 एग्जाम है। तो मैम 28 फेब 2026 तक के सारे अमेंडमेंट्स मुझे एप्लीकेबल हो जाएंगे। या अगर आपकी एग्जाम जनवरी 2027 में है तो आप उसके 6 महीने पहले चले जाओ तो 30 जून 2026 तक जो भी अमेंडमेंट्स आए होंगे वो सारे आपके सिलेबस में एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो आपकी एग्जाम कब है, अकॉर्डिंगली आप देख लो कि कौन सी कट ऑफ डेट है जहां तक के सारे अमेंडमेंट्स आपको एप्लीकेबल होंगे। मैम अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इस बैच में वो आप कौन सी डेट तक अमेंड करवाओगे? तो देखो, 31 अक्टूबर 2025 तक
जितने भी अमेंडमेंट आ चुके हैं 100% सारे अमेंडमेंट्स अपनी इस क्लास में कवर हो जाएंगे। देखो 28 फेब तो अभी तक आया भी नहीं है, तो वो कट ऑफ डेट तो मैं कैसे कवर करूं, सीधी सी बात है। तो अगर आपकी एग्जाम सितंबर 2026 में है ना, तो डोंट वरी, ये जो 4 मंथ्स का पीरियड है, इसमें जो भी कोई नए अमेंडमेंट्स आएंगे, नवंबर दिसंबर जैन और फेब 4 महीने में जो भी कोई नए अमेंडमेंट्स आएंगे, और अगर वो आपके एग्जाम में एप्लीकेबल रहेंगे, तो उसका एक सेपरेट पीडीएफ और एक यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगा। और वो कभी भी हाफ एन आवर 40-45 मिनट या 1 घंटे से बड़ा नहीं होता। सो डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैम 60 आवर्स हमने पढ़ा और फिर 10-15-20 घंटे के तो अमेंडमेंट आ गए, अब हम क्या करें, हाय हाय। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डोंट वरी, हर अटेम्प्ट मुश्किल से भी आधा घंटा या 40 मिनट से बड़ा अमेंडमेंट वीडियो कभी नहीं होता। कभी कभी तो मैम 5 मिनट 10 मिनट का अमेंडमेंट वीडियो होता है बस। इतने ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आते, तो डरना नहीं है। जो मेजर चेंजेस आए थे जीएसटी रिफॉर्म्स, वो सारे ऑलरेडी अपन ने इस बैच में कवर कर लिए हैं। तो मैम अगर आगे कभी भी हमारी फ्यूचर कोई भी अटेम्प्ट्स में एग्जाम है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको सारे अमेंडमेंट्स का पीडीएफ और वीडियो एक्सप्लेनेशन, एडिशनल क्वेश्चन, सब कुछ मेरे साइड से मिल जाएगा। राइट, सो अमेंडमेंट का भी कोई टेंशन नहीं। अब मैम अगर हमें कोई भी डाउट आएगा तो हम क्या करेंगे? देखो वैसे तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपको डाउट ही ना आए, है ना, बट मैम ऐसा तो नहीं हो सकता। डाउट तो हमें आ ही सकता है, डेफिनेटली यस। लाइव स्टूडेंट्स हो तो आप लाइव क्लास में डाउट पूछ सकते हो मैम। बाद में घर पे पढ़ते पढ़ते अगर डाउट आ गया तो डोंट वरी, आप टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सीए इंटर के जो अपने बैच के स्टूडेंट है, खाली सफल बैच के स्टूडेंट, उन लोगों का अपन ने एक अलग ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप में ही आपको ज्वाइन करवाया जाएगा, एंड डेली अपनी क्लास स्टार्ट होगी तो उसी ग्रुप में मैसेज भी करूंगी मैं। मतलब कभी ऐसा हो गया, मान लो कि 5 मिनट क्लास जल्दी है, लेट है, अपन कभी एक्स्ट्रा क्लास रख रहे हैं, मुझे कोई नोट्स, कोई ऑडियो, कोई वीडियो कुछ भी शेयर करना है, ऐसा कुछ भी है, तो वो सब कुछ यहाँ पे इसी पर्टिकुलर बैच स्पेसिफिक ग्रुप में होने वाला है। अपना कॉमन ग्रुप नहीं, उसमें तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। सिर्फ अपने बैच के सफल के बच्चों के लिए अपन एक अलग ग्रुप बनाते हैं, जिसमें आपको ऐड कर देंगे। इस ग्रुप में आप मुझे डाउट पूछ सकते हो, मैं पर्सनली सारे डाउट्स का रिप्लाई करती हूँ। मैम एकदम ऐसा फुद्दू डाउट आया ना कि बहुत ही शर्म आ रही है, कैसे पूछे मैम? नहीं मजा नहीं, नहीं मतलब मैम इच्छा ही नहीं हो रही कि सबके सामने पूछे, बेइज्जती हो जाएगी। डोंट वरी, आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो, या आप ग्रुप में ऐसा मैसेज कर दो कि मैम मुझे पर्सनली डाउट पूछना है, मैं आपको सामने से डीएम कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी ऐसा लगे कि मैम कोई गाइडेंस चाहिए, कुछ तो प्रॉब्लम है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप मेरा नंबर सेव कर लो, 9714111666। ये मेरा पर्सनल नंबर है। दिस इज माई ओनली नंबर दैट आई हैव। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए अलग या कोई ऑफिस का नंबर दे रही हूँ, यही मेरा पर्सनल नंबर है। मतलब अगर मेरी मम्मा भी मुझे कॉल करती है तो वो इसी नंबर पे फोन आता है। यू गाइज आर ऑल्सो फैमिली, तो ऐसा कोई दो नंबर नहीं रखती मैं, फैमिली, फ्रेंड्स, स्टूडेंट, सबके लिए दिस इज द सिंगल नंबर। तो आप यहाँ पे मुझे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। देखो अगर आपको सब्जेक्ट का कोई भी डाउट है ना, तो आप प्लीज मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मत करना, टेलीग्राम पे कनेक्ट करो। टेलीग्राम पे अपन सारे डाउट सेम डे पे सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। कभी कुछ और हो जाए उसके अलावा कि मैम समझ नहीं आ रहा, ये प्रिपेयर कैसे करना है, या आगे मैम थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, कुछ भी और चीज अगर आपको लाइफ में है, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। आई विल कनेक्ट विथ यू। कॉल नहीं करोगे बिकॉज मेरा क्लास चल रहा होता है। आप अभी कॉल करके देख लो, मेरा फोन बजेगा इधर, तो मैं नहीं उठाने वाली, है ना, राइट। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पिक अप द कॉल। लेकिन हाँ, अगर आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, टेक्स्ट मैसेज करोगे, बोलोगे कि मैम बात करनी है, कुछ समझना है, कुछ बताना है, तो मैं आपको सामने से टाइम देके कॉल कर लूंगी, आपको बोल दूंगी कि इस टाइम पे कॉल कर लो, आई विल पिक योर कॉल। तो आई विल ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विथ यू, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। अब समझो, अभी कौन मुझे मिस कॉल किया? आप लोग एक्चुअली ट्राई किए क्या? हाँ रे आता है, मैं मजाक नहीं कर रही, एक्चुअली यही मेरा नंबर है। डोंट वरी, चलो मैम हमने तुरंत से ट्राई भी कर लिया, एक बार चेक कर लिया कि आपका नंबर यही है ना, यही है। चलो अब है ना, देखो अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा डाउट है जो सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं है, मतलब मैम मेरी बुक अभी तक डिस्पैच हुई कि नहीं हुई, मैम कब रिसीव होगी, मुझे ट्रैकिंग करना नहीं आ रहा, मैम मैंने क्लास ज्वाइन किया लेकिन कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, मैम मेरा लाइव बंद हो गया, मैम मुझे एक्स्ट्रा व्यूज कैसे मिलेंगे, या कोई आपने अगर चीज शेयर करी है मैम मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर ऐसा कोई भी दूसरा डाउट है आपको कोर सब्जेक्ट के अलावा, तो आप ऑफिस का एक नंबर लिख लो, 9584510000। ये अपने फास्ट फ्रंट डेस्क का नंबर है। दे विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू। जब भी अपनी क्लास होगी आप यहाँ कॉल कर लो, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो, है ना।
यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एट ऑल। बहुत अपनी हेल्पिंग टीम है, आपका जो भी इशू रहेगा सॉल्व कर देंगे। अब देखो, अगर आपको कोई नॉन सब्जेक्ट प्रॉब्लम है भी ना कि मैम मेरी बुक डिस्पैच हुई कि नहीं हुई, क्या हुआ, कुछ भी, और आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको यही मैसेज करूंगी कि आप इधर एक बार कॉल कर लो, क्योंकि ये सब कुछ ऑफिस से ही हैंडल और मैनेज होता है। देखो, मैं इंदौर नहीं रहती, अपनी ऑफिस इंदौर है। आप कहाँ रहते हो मैम? पहले मैं अहमदाबाद रहती थी, फिर मेरी शादी हो गई, तो अब मैं शिफ्ट हो गई इच्चल करंजी। मैम इच्चल करंजी कहाँ है? इट इज इन महाराष्ट्र, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, कोल्हापुर पुणे के पास, ठीक है। एंड अपनी ऑफिस कहाँ पे है? इंदौर। सारा मैनेजमेंट, बुक्स डिस्पैच करना, पेन ड्राइव डिस्पैच करना, जो भी चीजें होती है सब इंदौर से होती है। तो आपको यही कॉल करना पड़ेगा। हाँ, आपने वहां कॉल किया, मैसेज किया, कोई आपको जवाब नहीं दिया, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो गया आपके साथ, तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो, आई विल लुक इनटू इट। ठीक है, डन मैम। डाउट सॉल्विंग का भी कोई लोड नहीं, आई विल ऑलवेज बी विथ यू। जिस दिन आपकी एग्जाम है उस दिन तक मैं हमेशा आपके साथ हूँ। फिर रिजल्ट आएगा तो आपको मुझे सामने से कॉल करना है कि हेलो मैम फाइनल में आ गए हैं, पास हो गए हैं, उस दिन फिर आप मुझे याद करोगे। एग्जाम तक आई विल बी देयर विथ यू एवरी टाइम, सो नो नीड टू वरी एट ऑल। अब मैम हमें क्लास में रोज लेके क्या आना है? तो देखो, आपको जो हैंड रिटन बुक रिसीव हुई है वो अपनी ओनली बुक है, जिसमें से अपन क्लास में पढ़ेंगे, बाद में यूट्यूब पे रिविजन्स भी मैं उसी बुक से लेती हूँ, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो उस बुक का रेफरेंस लेंगे। आपको सेल्फ स्टडी करनी है उस बुक से करनी है, एग्जाम के एक दिन पहले आपको वही बुक पढ़नी है। कोई मल्टीपल बुक्स नहीं है जो आपको संभालनी है कि पहले बड़ी बुक से पढ़ा फिर चार्ट बुक देखा, ये क्या वो क्या, कुछ नहीं। ओनली सिंगल कंसोलिडेटेड मस्त सेक्सी बुक जिसमें से अपने को पढ़ना है, ये आप एवरीडे क्लास में लेके आओगे। प्लस अपना क्वेश्चन बैंक जैसे ही आपको रिसीव हो जाएगा आप एवरीडे क्लास में लेके आओगे, तब तक पीडीएफ से काम चला लो, या स्टार्टिंग के 50-60 पेज में शेयर कर दूंगी तो प्रिंट निकाल लेना, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट मैम। इसके अलावा आपको एक नोटबुक मेंटेन करनी है। कितने पेजेस की मैम? 50 to 100 पेजेस का बुक रहा तो मोर देन इनफ। उससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं लिखवाने वाली, क्योंकि मैंने पूरी नोट्स अपने हाथ से, ए व्हाट डू वी मीन बाय हैंड रिटन, ऐसा नहीं कि मैंने हाथ से कंप्यूटर में लिखा कि हैंड राइटिंग वाले अपन ने कंप्यूटर में हैंड रिटन हैंड राइटिंग ले लिया। ना रे ना, तुम बुक देखो तो मेरी खुद की हैंड राइटिंग है ये। हैंड रिटन मतलब मैंने खुद आईपैड पे ये बुक लिख के और एज इट इज प्रिंट करवाई है। तो जो आपका नोट मेकिंग का बर्डन है ना, वो सारा मैंने अपने सर पे लेके, और बिल्कुल जैसे आप लोग क्लास में नोट्स बनाओगे वैसे ही नोट्स मैंने ऑलरेडी बना के और प्रिंट करके आपको दे दी। तो लिखने का अपने को इतना कोई लोड नहीं है, क्योंकि हर चीज मैंने आपको लिख के दी है। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपकी टेस्ट लेने वाली हूँ, बार बार 50-50 मार्क की बीच बीच में, हर 5-6 लेक्चर बाद में टेस्ट लेने वाली हूँ। तो वहां पे आपका राइटिंग प्रैक्टिस विल बी टेकन केयर ऑफ। नोटबुक में अगर कोई अच्छे एग्जाम्पल्स अपन लिख रहे हैं, कोई चार्ट मुझे बनवाना है, कोई एनालिसिस बनवाना है, कुछ रेफरेंसेस देने हैं, तो बस उसके लिए ही हम नोटबुक यूज करने वाले हैं। पूरे पूरे नोट्स हम क्लास में नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम मेजर टाइम थोड़ा सा सेव करेंगे, और उस टाइम को हम इन्वेस्ट करेंगे बार बार रिविजन करके और चीजों को लर्न करने में। इसके अलावा आप एक रफ नोटबुक लेके आओगे, ये आपको रोज लेके आनी है। ये होनी चाहिए आपकी थोड़ी सी बड़ी, मतलब मैम फेयर नोटबुक से भी बड़ी रफ नोटबुक चाहिए, यस। क्योंकि मैं एवरी सिंगल डे आपको रिवीजन के साथ स्क्रिबलिंग करवाऊंगी। ये आपको थोड़ा सा समझ में आएगा 7-8 लेक्चर के बाद कि मैम ये एग्जैक्टली क्या होता है स्क्रिबल। हम जो भी पढ़ते हैं हम हर रोज उसको लिख लिख के रफ में स्क्रिबल कर करके याद करते हैं, और वो आपको वापस नहीं देखना होता है कभी भी। बस एक बार क्लास में जब मेरे साथ रिवीजन किया, स्क्रिबल कर लिया, खत्म। मैं आपको बोलूंगी कि चलो मेरे साथ जो स्क्रिबल किया उसका फोटो खींचो, भेजो मुझे ग्रुप पे, शेयर करो मेरे साथ, व्हाट्सएप करो मुझे, आई विल कीप दैट चेक ऑन यू। तो आपको स्क्रिबलिंग तो करना ही पड़ेगा। एंड प्लस अपन जब क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करते हैं ना, तो कुछ बहुत सारा रफ वर्किंग वगैरह आपको करना रहता है, उसके लिए आप एक रफ नोटबुक रोज लेके आओ बस। एंड क्योंकि हम टैक्स पढ़ने वाले हैं तो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होंगे, इसलिए आपको कैलकुलेटर लेके आना है। बाकी मैम पेन पेंसिल स्टिकी नोट ये सब तो अपने को समझ में आता है, दैट्स ऑल। ये चीजें आपको एवरीडे क्लास में लेके आ जानी है लेक्चर के टाइम, राइट। चलो, तो अब मेरी तरफ से मुझे जो प्रोमिसेस आपको करने थे वो मैंने कर दिया। कौन कौन से मैम? कि थ्रू आउट द क्लासेस मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी आपको सब कुछ समझ आएगा, मजा आएगा, याद होगा, आपको लगेगा कि आपका ही कोई फ्रेंड है, कोई सिस्टर है जो आपके साथ रह के आपको सब पढ़ा रही है, सिखा रही है। यू विल नेवर गेट दैट टीचर स्टूडेंट फीलिंग फ्रॉम मी, राइट।
यस मैम। तो ये तीनों प्रोमिसेस मैंने की है। जीएसटी में इतना तैयार करना आपको कि 50 में से 45 प्लस मार्क्स आप लेके आओ, और अपने स्टूडेंट्स कंसिस्टेंटली हर अटेम्प्ट लाते हैं। इवन एक दो अटेम्प्ट पहले जिसके ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स थे ना सीए फाइनल आईडीटी में, वो भी अपने स्टूडेंट थे। ऑल इंडिया रैंक 12, 13, 22, 33, 36, 49, अभी लास्ट अटेम्प्ट में ये सारे रैंकर्स आईडीटी के अपने सफल बैच के स्टूडेंट्स थे। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। आपको जो भी तैयारी करवानी है मैं करवाऊंगी। आपका टेस्ट लेना, आपका डाउट सॉल्व करना, आपको सारे क्वेश्चंस क्लास में सॉल्व कराना, आपको स्क्रिबल करवाना, ना सिर्फ समझाना बल्कि याद करवाना, दैट ऑल आई विल डू। ये मेरा प्रॉमिस। तो अब सामने एक हाथ दे एक हाथ ले, है ना। तो कुछ प्रॉमिस मुझे आपकी साइड से चाहिए। क्या मैम? 1, हम सिंसियरली रोज क्लास अटेंड करेंगे। 3, मैंने आपको 5 प्रॉमिस किए ना, आप मुझे 3 करोगे सिर्फ? हाँ मैम। सबसे पहला, एवरी सिंगल डे विदाउट फेल हम टाइम पे क्लास ज्वाइन करेंगे और एकदम सिंसियरली क्लास अटेंड करेंगे। किसी दिन कुछ हो जाए मैम, हम नहीं कर पाए फॉर वट एवर रीजन, तो हम सेम डे इवनिंग में टाइम निकाल के आप जो बैकअप हमें प्रोवाइड करोगे उससे वो लेक्चर खत्म करके अगले दिन वापस आ जाएंगे। हम बिल्कुल भी सेशंस नहीं मिस करेंगे ताकि हमारा फ्लो बना रहे। जल्दी से चलो, प्रॉमिस नंबर 1 लिख दो सब लोग। प्रॉमिस मैम, प्रॉमिस हम फुल सिंसियरिटी के साथ, जैसे आप लोग एकदम पंक्चुअल होते हैं ना कि भाई इतने बजे बिग बॉस आने वाला है, इतने बजे रोडीज आने वाला है, तो बिल्कुल देखना ही है, वैसा होना चाहिए। भाई इतने बजे आईडीटी का बैच होने वाला है, चाहे कुछ भी हो मैम, सब साइड में हम बिल्कुल टाइम पे क्लास अटेंड करने वाले हैं। प्रॉमिस नंबर 1। प्रॉमिस नंबर 2, मैं जितनी बार क्लास में रिवीजन करवाऊं, जितनी बार मेरे साथ स्क्रिबल करवाऊं, उतनी बार आप करोगे। आप बिल्कुल आलस नहीं करोगे, क्योंकि जब हम बार बार रिवीजन करते हैं, स्क्रिबल करते हैं, मैं बोलती हूँ तो आप सुन रहे हो, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आप चिल्ला चिल्ला के मेरे साथ बोल रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, आप हाथ से रफ में स्क्रिबल भी कर रहे हो। मतलब आपके ईयर्स, आईज, आपका टंग, आपका हैंड्स, सब कुछ जीएसटी में ही इन्वॉल्व है। इतने सारे सेंसेस यूज करने के बाद जब हम पढ़ाई करेंगे तो हम वापस भूल जाएंगे क्या? बहुत इजीली नहीं मैम, हमें बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये सारी चीजें याद रहेगी। हमारा रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैम वी विल नॉट बी लेजी। पहला, हम रोज क्लास में आएंगे। दूसरा, हम बिल्कुल लेजीनेस नहीं दिखाएंगे। आप जैसा बोलोगे, जितनी बार क्वेश्चन करना है, जितनी बार रिवीजन करना है, हम आपके साथ करेंगे, एवरीथिंग एज यू से। एंड थर्ड प्रॉमिस, आप सारे के सारे टेस्ट लिखोगे। ठीक है? अब देखो, अगर आप सामने फेस टू फेस आओ तो मैं आपको कैसे भी करके धमका के डरा के टेस्ट लिखवा सकती हूँ, विच इज नॉट पॉसिबल इन ऑनलाइन, है ना। सो मैं इतना एफर्ट डालूंगी, तो आपकी साइड से ये सिंसियरिटी मुझे चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा बेटा कि आप कहाँ पे वीक हो, आपको कहाँ इंप्रूव करना है? जब मैं आपका टेस्ट पेपर देखूंगी तब। दैट इज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो आप अपनी साइड से मेरे साथ कर पाओगे कि देखो मैम, मुझे ऐसा समझा, मैं ऐसा लिख पा रहा हूँ या लिख पा रही हूँ, अब मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए, वो इनिशिएटिव आपको लेना है। और जब जब मैं टेस्ट दूंगी, देखो 50 मार्क्स मतलब 1.5 आवर, बस इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हो टेस्ट लिखने के लिए, अगर आप पूरा बैच देख रहे हो तो। हाँ मैम। तो सिंसियरली जब मैं आपको टेस्ट दूंगी तब आप टेस्ट लिखोगे। ये 3 प्रोमिसेस मुझे आपके साइड से चाहिए। लेक्चर में आ रहे हो, सारे सेंसेस लेक्चर में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैम सामने आईडीटी का क्लास चल रहा है, फोन पे बाबू ने खाना खाया ते नहीं खाया, हम बाबू से वो चैटिंग करें। बाबू को बोलो 1:30 to 3 आई एम ब्लॉक्ड बाबू, उसके पहले मिल के उसके बाद मिल। 1:30 to 3 हम सिर्फ रिद्धि मैम के साथ। रिद्धि मैम बहुत पजेसिव है, अपने बच्चों का ध्यान इधर उधर, मैम को बिल्कुल नहीं पसंद, सब बच्चों का ध्यान इधर मेरे पे, स्क्रीन पे, है ना। यस मैम। चलो बोल दो, सब क्लियर है अबाउट हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, डाउट्स कहां से पूछने हैं, सब कुछ। तो अब अपन सब्जेक्ट जीएसटी चालू करें क्या? मेरे बारे में ज्यादा बताया नहीं, वो आपको विद द बैच साथ साथ समझ आ जाएगा। एंड यू मेक एन इंप्रेशन अपने हिसाब से कि मैम क्या है, कौन है। मेरा नाम बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, दैट्स इनफ। बैच के बारे में अपन ने सब डिस्कस कर लिया, जो पॉसिबल डाउट्स आपको हो सकते थे। अब मुझे बताओ, किसी को कुछ पूछना है या नहीं मैम? हम स्टार्ट कर सकते हैं टैक्सेशन का सेकेंड पार्ट विच इज जीएसटी। चलो गाइज, इन द कमेंट सेक्शन यू हैव टू बी एक्टिव। मैं जब भी क्वेश्चन पूछूं आप टाइप करो, आंसर्स लिखो, इंटरेक्शन बनेगा, मजा आएगा। और कुछ होना हो, अपनी बैच खत्म हो तब आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाएगी एटलीस्ट, है ना। अरे धाड़ 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 मैम को आंसर देते हैं, बिल्कुल बाबू भी इंप्रेस हो रहा है कि अरे इतना फास्ट फास्ट कैसे लिखने लग गई यार। बोले सफल बैच अटेंड करती हूँ, रोज डाउट्स के रिप्लाई करती हूँ। चलो बोलो। यस मैम, चालू करें क्या? पूरे जोश के साथ अपन अपना सब्जेक्ट जीएसटी, राइट।
आपके एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है मैम? हमें 30% एमसीक्यूज आते हैं एग्जाम में और 70% डिस्क्रिप्टिव आता है, लिखना आता है। तो मैम अगर 100 में हमें 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, मतलब जीएसटी के 50 में हमें 15 मार्क्स के तो एमसीक्यू आ जाएंगे एंड रिमेनिंग 35 मार्क्स का हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना रहता है। राइट मैम। अब एमसीक्यू का लोड आप बिल्कुल मत लो, उसके लिए क्या करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, मैं सब आपको करवाऊंगी। जितना अपना प्रोविजन स्ट्रांग होगा, जितना आपका सब्जेक्ट पे होल्ड अच्छा होगा, उतना आप एमसीक्यू में अपने आप अच्छे हो जाओगे। एमसीक्यू आपकी अंडरस्टैंडिंग का टेस्टिंग है। जिसने सिर्फ रट लिया वो एमसीक्यू कर पाएगा क्या? नहीं मैम, जिसने समझा है वही लॉजिक लगा के अच्छे से एमसीक्यूज कर पाएगा। सो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। 50 में से जो आपके 15 नंबर के एमसीक्यू है ना, उसी में हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम मार्क्स हमें एमसीक्यू में मिल जाए। पता है मेरी जब एग्जाम थी ना, ऑडिट में मेरे एमसीक्यू में 30 में से 30 मार्क्स आए थे। जीएसटी में, यस सानिया यू विल गेट इट, जीएसटी में मेरे 30 में से 29 मार्क्स आए थे एमसीक्यू में। अब ऐसा हो गया कि सब एमसीक्यू 2-2 मार्क के आते हैं फाइनल में। पहले ऐसा नहीं था, पहले कुछ 1 मार्क के कुछ 2 मार्क के, तो मेरा एक मार्क वाला गलत हुआ था बस। तो 30 में से 29 मार्क्स आई गॉट इन जीएसटी एमसीक्यू। लॉ में 30 में से 27 मार्क्स आई गॉट इन एमसीक्यू। तो है ना, एमसीक्यू ने मेरा इतना ज्यादा स्कोर बूस्ट करा था। जब मेरी एग्जाम थी ना, तब हर पेपर में एमसीक्यू नहीं आते थे, बस 4 ही पेपर में आते थे, बाकी जैसे एफआर वगैरह पूरा डिस्क्रिप्टिव आता था। अब आईसीआई ने ऐसा कर दिया कि सारे ही पेपर में 30-30 मार्क के एमसीक्यू डाल दिए, तब ऐसा नहीं था। तो जिन जिन पेपर में एमसीक्यू थे उन सारे पेपर्स में आई गॉट 27, 29, 30, जिससे ही मेरा पूरा स्कोर बूस्ट हुआ था। बिकॉज एमसीक्यू इज वन या नथिंग। 1-1-1-1 मिल गया तो 60 पता नहीं चला, एक साथ 30 मार्क्स तो मैम वही मिल गए 100 में से। 10 मार्क का और लिखेगा बच्चा तो उतने में तो पास हो जाएगा। तो एमसीक्यू स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। एमसीक्यू के लिए आपको एक प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी अलग से, हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक का आपको पीडीएफ मिलेगा, जो अपन क्लास में सॉल्व भी करेंगे, पूरा अपना सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस रहेंगे, जहां पे अपन रोज थोड़ा थोड़ा एमसीक्यू करते रहे, ताकि आपका सब्जेक्ट से टच नहीं छूटेगा। दैट ऑल्सो आई विल टेक केयर ऑफ, डोंट वरी। राइट, तो एमसीक्यू में स्कोर अच्छा करना है, ये शुरू से आपका टारगेट रहना चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली आप सारे पेपर में अगर एमसीक्यू में ही 30 में से 25 प्लस लेके आ जाते हो, तो वहीं पे आपका पास होना तो पक्का हो जाता है कि भाई बच्चे हुए 70 में से आप 10-15 मार्क का तो फिर लिख ही लोगे, जिसमें कुछ रटना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग लगाया, ऑप्शन टिक किया और अपने को मार्क्स मिल गए। सो वो टारगेट शुरू से होना चाहिए कि मैम हर चीज अच्छे से डिटेल में समझेंगे और कहीं भी एमसीक्यू में मार्क्स नहीं गवाएंगे। परफेक्ट। चल, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना कोर्स सब्जेक्ट। आज अपना पहला लेक्चर है, मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाली, अपन बुक खोलेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, कुछ नहीं। आज अपन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में समझेंगे, क्योंकि आज पहली बार है लाइफ में जब आप इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो। आपने फाउंडेशन में या कभी भी पहले इनडायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ा। दिस इज फर्स्ट डे टुडे वेयर आई एम गोइंग टू मेक यू फेमिलियर विद व्हाट इज द सब्जेक्ट। राइट मैम। तो इनडायरेक्ट टैक्स समझने से पहले अपन समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। मैम इनडायरेक्ट बोला तो कुछ डायरेक्ट होगा, मतलब टैक्स के कुछ तो टाइप्स होंगे, वो सब साइड में रखो। पहले ये बताओ मैम कि टैक्स क्या है। एक चीज बताओ बस, टैक्स क्या है। चलो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, जितना थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। चलो 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में भी इकोनॉमिक्स तो पढ़ा रहेगा, वहां पे भी टैक्स करके कुछ तो आया होगा। तो अगर कोई आपसे एक लाइन में पूछ ले कि अरे यार ये टैक्स क्या होता है, तो आप क्या बताओगे उसको? टैक्स क्या होता है बताओ ना। चलो नील, आदित्य, हर्षित, रिया, सानिया, आंसर दो ना मुझे, टैक्स क्या होता है? वेरी गुड मैम। एक कंपल्सरी टाइप ऑफ पेमेंट है जो अपने को गवर्नमेंट को करना है। मतलब आज आप राखी सावंत की तरह, ऐसा उससे एक रील वायरल हुआ था ना बीच में, मैम मोड ऑफ पेमेंट राखी, मेरा तो पेमेंट का मूड ही नहीं है। तो क्या आप गवर्नमेंट को ऐसा बोल सकते हो कि मेरा पेमेंट का मूड ही नहीं है? गवर्नमेंट ने बोला कि अरे लाओ ना टैक्स दो, मेरा तो मूड नहीं है, इज दिस अलाउड? मैम मूड हो के ना हो, टैक्स तो हमको देना ही पड़ता है। मतलब टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है, कंपल्सरी पिक्यूनरी मॉनेटरी पेमेंट है जो हमें गवर्नमेंट को करना है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारी इच्छा नहीं है। या अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया तो आप ये बोलोगे कि हाँ ओए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट दान दिया तेरे को, दान, ऐसा है क्या? क्या आप जो टैक्स देते हो वो दान है गवर्नमेंट के लिए? नहीं मैम, कोई दान नहीं है, अपनी इच्छा से नहीं होता। एनफोर्स्ड कंपल्सरी
कॉन्ट्रीब्यूशन है, देना पड़ेगा, इच्छा से काम नहीं चलता, दान वान कुछ नहीं, वी हैव टू गिव। बट मैम ऐसा क्यों? ऐसा तो क्या हो गया, गवर्नमेंट हमसे ऐसा जबरदस्ती कंपलसरी पेमेंट ले कैसे सकती है? ऐसा तो किया क्या है गवर्नमेंट ने? तो गवर्नमेंट बोलती है कि देखो हम देश चलाते हैं, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। अब अपन को पता है क्या होता है, लेकिन हाँ फिर भी कंट्री चलाने के लिए डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, सिक्योरिटी, हर चीज को चलाने के लिए पैसा लगता है। और पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा कहाँ से? जब सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टैक्स के फॉर्म में ये पैसा गवर्नमेंट को देंगे तब। मतलब मैम गवर्नमेंट हमें जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, जो सिक्योरिटी, सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए हमें अपना ये कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को कंपलसरी देना पड़ता है। राइट मैम। अब टैक्सेस दो तरह के हैं, विच इज योर टैक्सेशन का पेपर इन एग्जाम, विच इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स में आप क्या पढ़ने वाले हो मैम? डायरेक्ट टैक्स में हम इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं, जो 50 मार्क्स का अलग आपके एग्जाम में आएगा, वो आपको अलग से पढ़ना है। अपना जो पूरा सिलेबस है वो इन डायरेक्ट टैक्स का है। अब मैम पहले समझते हैं एक खाली थोड़ा सा ओवरव्यू कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। चलो, आप में से कोई है जिसका इनकम टैक्स ऑलरेडी खत्म हो गया है, या अभी जीएसटी के लेक्चर्स के साथ साथ ही चल रहा है? एनीवन जिसका इनकम टैक्स फिनिश हो चुका है और अब जीएसटी के क्लासेस चालू करे हैं? या मैम जीएसटी और इनकम टैक्स क्लासेस साथ साथ में ही चल रहे हैं, ऐसा कोई है कि नहीं मैम हम पहले आईडीटी ही कर रहे हैं? चलो, अब जिसका थोड़ा बहुत डायरेक्ट टैक्स स्टार्ट हुआ है या खत्म हुआ है उसको ये आइडिया होगा कि क्या है मैम। जैसे सानिया बोली मैम मेरा तो इनकम टैक्स हो गया है। अब अगर हो गया है तो मुझे एक बात बताओ कि इनकम टैक्स, चलो मेजरली सबका इनकम टैक्स हुआ है, ऐसे ही बच्चे हैं, बट ठीक है हम फिर भी अच्छे से डिटेल में ही कवर करेंगे। तो मैम डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या? जिसे टैक्स पे करना है उसी पर्सन को टैक्स का बर्डन बेयर भी करना है। जिसे टैक्स पे करना है उसी को टैक्स का बर्डन बेयर भी करना है। मतलब चल मानो जैसे आज रिया है हमारे साथ, अब रिया रिया नहीं रही मैम, तो रिया क्या हो गई? रिया सीए रिया बन चुकी है। ओहो रिया बधाई हो, रिया अब सीए रिया बन चुकी है। मस्त बनते उसका 20 लाख पर एनम का पैकेज लग गया। मतलब वाह, रिया का कॉल आया, मैम हेलो थैंक यू सो मच, आपसे जीएसटी पढ़ा था, जीएसटी फील्ड में ही जॉब लग गई एंड 20 लाख का मेरा पैकेज लग चुका है। मैंने बोला बढ़िया है यार, एकदम बधाई हो। अब हर महीने रिया को सैलरी मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है, लेकिन मिलने के पहले टीडीएस कट गया। मैम साल के एंड पे क्या हुआ? साल के एंड पे रिया सोची मैंने तो 20 लाख कमाए थे पर 20 लाख तो कमाए ही नहीं, क्यों? हर महीने टीडीएस कट गया। पता चला कि 20 लाख तो मेरे पास रहेंगे भी नहीं, 20 लाख में से तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स ले लेने वाली है। मतलब इनकम टैक्स पे कौन कर रहा है? रिया। और वो दुख दर्द बर्डन भी किसे फील हो रहा है मैम? रिया को ही। मतलब जिसे टैक्स पे करना है वही टैक्स का बर्डन बेयर कर रहा है, उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। आप किसी पे ये शिफ्ट नहीं कर सकते, आपका दुख आप ही को सहन करना है। तो जिसकी इनकम वही उस इनकम से टैक्स भरे, इनकम टैक्स हो गया एक एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा मैम? इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स पे करेगा वो अपनी जेब से नहीं करेगा, वो बर्डन आगे शिफ्ट कर देगा। ऐसा कैसा मैम? चलो एग्जाम्पल समझते हैं। मानो जैसे हर्षित हमारे साथ है, हर्षित गए एक बीएमडब्ल्यू लेने। मैम थैंक्स मैम, लेकिन हर्षित बेटा अभी अपना जितना पॉकेट मनी है उस हिसाब से अपन कौन सा बीएमडब्ल्यू ले पाएंगे? मैम बालाजी मसाला वेफर ब्लू पैकेट है ना? यस। तो मैम 10 रुपए का, अरे मैम इतना भी क्या, चलो 20 का तो दिला दो, चलो ठीक है 20 का ले लो। तो 20 का बीएमडब्ल्यू हर्षित लेके आ गए, ठीक है। अब कभी चिप्स का पैकेट पीछे पलट के देखा तो क्या उसमें एमआरपी के नीचे ब्रैकेट में ऐसा लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस? ऐसा कभी पढ़ा है क्या? हाँ मैम पढ़ा तो है। अब लेट अस अज्यूम आर्बिट्रेली, ठीक है, कि चिप्स के ऊपर 5% जीएसटी लगता है, मान लो हो सकता है 12 भी लगता हो, अपन 5 मान के चलते हैं। तो अगर चिप्स में 5% का जीएसटी इंक्लूडेड है तो हर्षित आप मुझे बताओ कि आपने जो 20 रुपीज बीएमडब्ल्यू के पे करे उसमें से एक्चुअली चिप्स के लिए कितना पे करा और जीएसटी कितना भर के आ गए? 5% जीएसटी का रेट है,
आपको ये लग रहा है कि आपने 20 रुपए का चिप्स खरीदा, बट क्या एक्चुअली इन एसेंस आपने 20 रुपए का चिप्स खरीदा है क्या? नहीं मैम। जब आप बोल रहे हो कि 20 रुपए में 5% तो जीएसटी था, तो आप मानो कि मैम अगर कोई टैक्सेबल वैल्यू 100 की है जिसमें 5 जीएसटी जोड़ा तो वो 105 बनेगा। मतलब मैम ये जो 20 है इसमें 5 इंक्लूडेड है। 105 इज 20, तो 5 कितना होगा? 100 कितना होगा? बताओ ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके फटाफट मुझे कि चिप्स कितने का और इसमें जीएसटी कितना। मैम 20 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 105 करें, यानी अप्रोक्सीमेटली कितने का हम यहाँ पे जीएसटी भर चुके हैं? बताओ मुझे जल्दी से, चलो। मैम 19.04 समथिंग है, मतलब अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करके आप 19 मान लो और यहाँ 1 मान लो। मतलब हर्षित को ये लग रहा था कि वो 20 रुपए का चिप्स लेके आया है, बट एक्चुअली बालाजी कंपनी को चिप्स के लिए कितना मिलेगा मैम? 19। वो भले पूरा 20 हमसे कलेक्ट करेंगे, लेकिन 1 रुपी इसमें से उनको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को देना पड़ेगा जीएसटी के नाम पे। यानी ये 1 रुपी गवर्नमेंट को पे कौन कर रहा है? मैम ये 1 रुपी गवर्नमेंट को पे तो कर रहा है बालाजी कंपनी, लेकिन इसका बर्डन कौन बेयर करा? किसकी जेब से ये 1 रुपया गया? मैम हर्षित की जेब से। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब मैम जो गुड्स सर्विसेज बेच रहा है, टैक्स तो गवर्नमेंट उसको बोल रही है पे करने को, बट वो कोई अपनी जेब से पे नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है? कस्टमर से कलेक्ट कर रहा है और फिर गवर्नमेंट को पे कर रहा है। दिस मैकेनिज्म इज नोन एज द इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैकेनिज्म। तो आप अपने आसपास जो भी चीजें देख पा रहे हो, आप अपने आसपास जो भी चीजें देख पा रहे हो, चलो क्या दिख रहा है आपको? ये कैलकुलेटर दिख रहा है। तो ये कैलकुलेटर आप मान लो 1000 रुपए में लाए थे, तो क्या पूरा 1000 कैलकुलेटर वाले के पास रहा क्या? नहीं मैम। अगर मानो कैलकुलेटर के ऊपर 18% जीएसटी लगता है, तो मैम 1000 में से 18% तो किसके पास चला गया? गवर्नमेंट के पास चला गया। अब ये तो सब हो गई मैम गुड्स की बात, चीजें जो हमें दिखाई दे रही है। अब मानो आपने सफल बैच परचेज किया है ना, आपने सफल बैच परचेज किया। अब सफल बैच में आपने क्या परचेज किया? मैम हमने टीचिंग का सर्विस लिया। सफल बैच में आपको कोई गुड्स नहीं मिल रही, ठीक है, बुक्स मिल रही है, वो तो ऐसे सर्विस के साथ मिल रही है, बट आपने सफल बैच क्यों लिया? क्योंकि मैम हमें आपसे पढ़ना था, हमें आपसे टीचिंग चाहिए थी। तो टीचिंग क्या हो गई? एक सर्विस हो गई। जैसे चिप्स और कैलकुलेटर गुड्स हो गए, वैसे टीचिंग तो मैम दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए हमने पे किया। मानो आपने कारपेंटर का सर्विस लिया, पेंटर का सर्विस लिया, या आप डांस क्लास गए, डांस सीखने गए, तो आप जब किसी का सर्विस लेते हो तो मैम उस पे भी जीएसटी लगता है क्या? हाँ, जैसे गुड्स पे जीएसटी लगता है वैसे सर्विस पे भी जीएसटी लगता है। तो आपने सफल बैच कितने में परचेज किया बताओ मेरे को? मानो मैम 4000 रुपीज वेबसाइट पे प्राइस था, हमने 4000 रुपीज में सफल बैच परचेज करी है ना। अब एक्चुअली मुझे 4000 मिले क्या? नहीं। क्यों मैम? क्योंकि गवर्नमेंट ने टीचिंग के ऊपर 18% जीएसटी लगा रखा है। अगर गवर्नमेंट ने टीचिंग पे 18% जीएसटी लगाया, तो ऐसा सेम कैलकुलेशन करके आप लोग मुझे आंसर दो कि मुझे कितने मिले 4000 में से, और मुझे 4000 आपसे लेके गवर्नमेंट को कितने देने पड़े। अगर टीचिंग पे 18% है, तो मानो मैम अगर आपकी फीस 100 होती तो 18 जीएसटी लगता और आप हमसे 118 कलेक्ट करते, पर आपने हमसे 4000 कलेक्ट करे हैं। तो मुझे बताओ मुझे कितना मिला और गवर्नमेंट को कितना मिला इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी? टेल मैम। 4000 मल्टीप्लाई बाई 18 डिवाइडेड बाई 118 अगर हम करते हैं तो 4000 की फीस में से हमें ये समझ में आता है कि 610 रुपीज तो गवर्नमेंट ही ले जाती है। माइनस 4000 अगर आप करो, यानी मुझे कितने मिलेंगे? 3390। आ रहा है क्या समझ में? हाँ मैम। लेकिन क्या आपको पता चला ये कि आपने 610 का जीएसटी दिया है? आप क्या सोच रहे थे कि मैम हमने तो 4000 का क्लास लिया, आप ये सोच रहे थे कि हमने 4000 का क्लास लिया, बट डिड यू रियलाइज कि 4000 में से आप 610 का जीएसटी का बर्डन बेयर कर चुके हो? आपको रियलाइज ही नहीं हुआ। क्यों मैम? क्योंकि हमें वो पे नहीं करना पड़ा।
इनकम टैक्स में क्या होता है, हमें अपनी जेब से देना है और हमें खुद गवर्नमेंट को पे करना है, तो एकदम ऐसा फील होता है कि अरे यार इनकम टैक्स का पैसा गया, इसलिए टैक्स चोरी भी ज्यादा होती है। बट जीएसटी में आपको लगा कि मैम बैच ही 4,000 का है, क्या कर सकते, 4,000 दे दिए, तो आप तो बर्डन बेयर करके फ्री हो गए। लेकिन अब मैं क्या सोचूंगी कि अरे यार मुझे 610 पे करना है, मैं मेरी जेब से पे नहीं करूंगी, मैंने आपसे 610 कलेक्ट करे हुए हैं, वही सेम मुझे गवर्नमेंट को पे करने हैं। समझ आ रहा है? यानी गवर्नमेंट को दिया मैंने, पर अपनी जेब से नहीं दिया, तो मुझे इतना दुख नहीं हुआ। और आपने अपनी जेब से दिया, पर क्योंकि आपने डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो आपको रियलाइज ही नहीं हुआ कि आपने वो पे करा है। तो दोनों को ही इतना ज्यादा दुख नहीं हो रहा जितना इनकम टैक्स में होता है। आज आप एक काम करना, आज कल परसों है ना, 2-3 दिन आप जो भी चीजें परचेस करने जाओ ना, जो भी चीज, उसका पैकेट घुमा के पीछे एमआरपी देखना, ब्रेकअप देखना, उसमें रेट लिखा होगा, जीएसटी का अमाउंट लिखा होता है, आपको जो बिल मिलेगा उसमें। मान लो आप डीमार्ट गए शॉपिंग करने, जो बिल मिला होगा, आप शॉपर स्टॉप गए, आप किसी कैफे गए, रेस्टोरेंट गए, जो बिल आपको मिलेगा आज ध्यान से वो बिल देखना, उसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ऐसा करके जीएसटी की अमाउंट होगी। मैम ये सीएसआई अलग अलग क्या होता है सब बाद में समझेंगे, बट हाँ आपको बिल में जीएसटी की फिगर दिखेगी और आपको रियलाइज होगा कि आपको शायद पता ही नहीं है आप आज तक हजारों का जीएसटी भर चुके हो। एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे मेरे पास ये फोन है, ठीक है, आईफोन 1,50,000 का आईफोन लिया था, ठीक है मैम, इसमें 18% जीएसटी होता है। तो अगर आप 1,50,000 डिवाइडेड बाई 118% मल्टीप्लाई बाई 18% अगर किया, तो मैम मैंने जब आईफोन खरीदा ना, तो गवर्नमेंट को 23,000 रुपीज का जीएसटी मिला। मुझे फील हुआ नहीं मैम, मुझे तो ऐसा लगता था कि एप्पल वाले लुच्चे साले 1.5 लाख का आईफोन बेचते हैं, बट उस 1.5 लाख में से उनको तो एक्चुअली 1,20,000 ही मिल रहा है। 30 वो लोग 30 क्यों कलेक्ट करें, मैं राउंड ऑफ करके बोल रही हूँ, मान लो उनको 1,30,000 मिल रहा है, 20 वो लोग क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मुझसे लेके गवर्नमेंट को पे करना है। मान लो मैंने ये वाटर बॉटल खरीदी, ठीक है, 1,000 रुपीज की वाटर बॉटल है, लेट्स अज्यूम मैम इस पे 12% का रेट है, यानी मैंने इस पे भी 12% जीएसटी भरा हुआ है। मान लो कि मैंने ये लिपस्टिक खरीदी, मैम ये 1,000 रुपीज की लिपस्टिक है, मेकअप पे मान लो कि 12% जीएसटी है, तो मैम ऑलमोस्ट अराउंड 100-120 रुपीज मैं इस पे भी जीएसटी देके आ गई। मतलब आप अपने आसपास जब चीजें देखोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि आप जिस रूम में बैठे हो, मैम एसी खरीदा गवर्नमेंट को जीएसटी गया, मैम पंखा खरीदा गवर्नमेंट को जीएसटी गया, कैलकुलेटर लिया गवर्नमेंट को जीएसटी गया, लेक्चर लिया, सर्विस लिया, टीचिंग लिया, गवर्नमेंट को जीएसटी गया। तो आप जो भी गुड्स या सर्विसेज परचेस कर रहे हो, आप सब पे जीएसटी भर भर के आ रहे हो। पर आपको कभी भी लाइफ में दुख हुआ, बोलो नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था मैम कि हम जीएसटी भरने जा रहे हैं। सो एवरी सिंगल आइटम, गुड्स, सर्विसेज that you are purchasing, you are paying GST, you are bearing the burden, but you are not feeling it। क्यों? क्योंकि आपका सप्लायर कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। आज और कल परसों आप ये कॉन्शियसली ध्यान रखना है ना। मुझे टोटल बताना, 2-3 लेक्चर अपने हो जाएंगे, थर्सडे फ्राइडे में आपको पूछूंगी, आप मुझे बताना कि मैम 3 दिन में हमने इतने का जीएसटी भर दिया। आपके पेरेंट्स आपको कोई चीज लेने भेजे, आप कोई सर्विस लो, आप कुछ भी करो, तो आप है ना गिनते जाना कि इस चीज पे इतना इतना जीएसटी भरा, एंड आपको समझ में आएगा कि आप ही हजारों का जीएसटी भर देते हो हर महीने, बट हमें कभी वो बर्डन फील नहीं हुआ। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैम जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, उस डायरेक्ट टैक्स को हम बोलते हैं, ये वो प्रोग्रेसिव इन नेचर है मैम। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स मैम रिग्रेसिव इन नेचर होता है। इसका क्या मतलब, एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप आंसर देना, मतलब आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। आज मानो मिस्टर मुकेश अंबानी, मोटा भाई, मैम उनकी तो हजारों करोड़ों की इनकम है। अब इतनी इनकम है मैम, और उन्होंने कुछ छोटा मोटा बिजनेस और किया जिसमें उन्होंने 3 लाख रुपीज और कमा लिया। मैम जो उनकी थाउजेंड्स एंड करोड़ की जो इनकम है वो तो है ही, प्लस इस साल मैम उन्होंने 3 लाख रुपीज और कमा लिए किसी बिजनेस से। और यहाँ पे हमारे साथ क्लास में है आदित्य, है ना। तो मैम मान लो कि आदित्य तो अभी छोटा है मैम, स्टूडेंट है, लेकिन उसने सोचा कि साथ में कुछ तो छोटा मोटा काम करा जाए, और कुछ ऐसा छोटा मोटा बिजनेस करके आदित्य ने भी इस साल पूरे साल में मैम 3 लाख रुपीज कमाए। वो आदित्य की ओनली इनकम है मैम, एवरी मंथ वो 25,000 रुपीज अर्न करने लग गया है, पार्ट टाइम छोटा मोटा जॉब स्टार्ट कर दिया। अब क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला है कि आपका इनकम टैक्स फिनिश हो चुका है,
तो आप मुझे आंसर दो कि ये जो 3 लाख रुपीस मिस्टर अंबानी ने कमाए और ये जो 3 लाख रुपीस आदित्य ने कमाए, क्या इन दोनों को इस 3 लाख पे सेम इनकम टैक्स भरना है कि अलग अलग इनकम टैक्स भरना है? जल्दी बता। कैलकुलेट करने नहीं बोल रही, सिर्फ सेम या अलग, इतना सा आंसर मुझे चाहिए, जल्दी। चलो, अच्छा, इनकम टैक्स में स्लैब रेट्स पढ़ते हो आप लोग? हाँ। तो मैम जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है तो स्लैब के हिसाब से मेरा टैक्स बढ़ता जाता है क्या? आज मान लो मैम, अगर आदित्य की इनकम सिर्फ 3 लाख है तो ये तो बेसिक एग्जाम्पशन से भी कम हो गई मान लो, तो इसे तो शायद इस 3 लाख के ऊपर जीरो टैक्स भरना आए। लेकिन मिस्टर मुकेश अंबानी जो ऑलरेडी हजारों करोड़ों में कमा रहे हैं, वो तो हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट में होंगे मैम। ऑलरेडी उनकी इनकम पे 30% प्लस सरचार्ज वर्चार्ज सब लग रहा होगा मैम उनकी इनकम पे, तो प्लस उन्होंने 3 लाख और एक्स्ट्रा कमा लिए, तो क्या उनको इस 3 लाख पे 30% हाईएस्ट टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस सब कुछ भरना पड़ेगा? तो शायद आदित्य ने जो 3 लाख कमाए ना, उस पे उसको जीरो टैक्स भरना पड़े। क्यों मैम? क्योंकि वो तो शायद बेसिक एग्जाम्पशन से कम हो जाएगा। पर मुकेश अंबानी जो ऑलरेडी हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट में है, वो प्लस और 3 लाख कमाएगा, तो क्या उसको इस पे ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा? हाँ मैम। मतलब ये सेम 3 लाख रुपए कमाने पे एक इंसान कम टैक्स भर रहा है या नहीं भर रहा है, और एक इंसान ज्यादा टैक्स भर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? हर्षित बोलो, गलती की समझ में आया? इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेस मतलब क्या? जिसका जितना कैपेबिलिटी उस पे उतना टैक्स लगा दो। अगर मैं ज्यादा कमा रही हूं, मैं ज्यादा अमीर हूं, तो मेरे पे ज्यादा टैक्स लगाओ। मैं गरीब हूं, मेरा तो ऑलरेडी बहुत कम इनकम है, तो मुझे रिबेट दे दो, मेरे पे कम टैक्स लगाओ। यानी जिसकी जितनी कैपेसिटी, जिसकी जितनी एबिलिटी, उस पे गवर्नमेंट उतना उतना टैक्स बढ़ाती जाती है। इसे प्रोग्रेसिव कहा जाता है। लेकिन आज मान लो कि हर्षित एक बीएमडब्ल्यू का पैकेट लेने जाए या मिस्टर मुकेश अंबानी एक बीएमडब्ल्यू का पैकेट लेने जाए, दोनों 20 रुपए का चिप्स खरीदेंगे, दोनों 1 रुपए का जीएसटी देंगे और दोनों ही मैम 19 चिप्स के लिए पे करके आएंगे। मतलब अमीर से अमीर इंसान कोई गुड सर्विसेज परचेस करे या गरीब से गरीब इंसान वो गुड सर्विसेज परचेस करे, जीएसटी सबको क्या देना रहता है मैम? सेम देना रहता है। इसे हम बोलते हैं रिग्रेसिव इन नेचर। आज आप समझो, आप सबकी इनकम अलग होगी, सबके पेरेंट्स अलग अलग कमाते होंगे, सब कोई मिडिल क्लास कोई अपर क्लास ऐसा अलग अलग होगा, बट सबने बैच तो सेम प्राइस में परचेस करी, सबने जीएसटी तो आज सेम ही भरा, राइट मैम? तो इसलिए इनकम टैक्स की तरह यहाँ भेदभाव नहीं होता। क्यों मैम? क्योंकि इनकम टैक्स ना इंसान पे लगता है, पर्सन पे लगता है। कौन कमा रहा है उस पे फर्क पड़ेगा भाई, जो कमा रहा है उसका स्लैब रेट क्या है उससे फर्क पड़ेगा। लेकिन जो जीएसटी होता है ना, वो इंसान पे नहीं लगता, जीएसटी उस गुड पे लगता है। अब जीएसटी ना चिप्स पे लग रहा है, तो चिप्स चाहे कोई भी खरीदे उससे मतलब नहीं है। यानी ये जो टैक्स है ना, ये या तो गुड्स या सर्विस पे लग रहा है, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो पर्सन पे लग रहा है, जो पर्सन इनकम कमा रहा है। क्या हमें ये डिफरेंस बिटवीन समझ में आ रहा है? बोलो यस। मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक। अभी तक तो अपन सिर्फ सब्जेक्ट ही समझ रहे हैं कि मैम हमें टैक्स पढ़ना है और टैक्स में हमें इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है। तो पहले ये तो समझे कि टैक्स क्या होता है, टैक्स के कितने तरीके होते हैं, उसमें से हमें कौन सा टैक्स पढ़ना है, वो एग्जैक्टली क्या है। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है। बोलो, आ रहा है क्या समझ में सबको? बोलो हाँ ना मैम, यस। इसमें से एग्जाम में आएगा क्या? नहीं, ये सब सिर्फ समझना है हमें। हाँ, पहले एक बेस तो बनाए, क्योंकि लाइफ में पहली बार टैक्स पढ़ रहे हैं, राइट मैम? सो एक कंपलसरी पेमेंट जो हमें सबको गवर्नमेंट को करना है। अब वो दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में जो पे कर रहा है वही बर्डन बेयर कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स में जो पे कर रहा है वो अपने कस्टमर से कलेक्ट करके पे कर रहा है, तो वो अपना बर्डन क्या कर रहा है? आगे शिफ्ट कर दे रहा है। इनकम टैक्स इनकम पे लग रहा है, पर्सन पे लग रहा है। जीएसटी गुड्स या सर्विस पे लग रहा है, इसलिए जीएसटी रिग्रेसिव है। लेकिन इनकम टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव इन नेचर है। आ गया सबको समझ में? हाँ। अच्छा, अब मैम हम वो वाला टैक्स पढ़ रहे हैं जो गुड्स या तो सर्विस पे लगना है।
टैक्स का मतलब समझे जिसमें हमें इनडायरेक्ट टैक्स पड़ना है। अब इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम्स भी होता है, जैसे जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तब कस्टम ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो सब आपको नहीं पढ़ना, वो सब सीए फाइनल में आता है। हमें सिर्फ एक ही तरह का इनडायरेक्ट टैक्स अभी पढ़ना है अपने सिलेबस में, जो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा टैक्स जो गुड्स या सर्विस पे लग रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जीएसटी कौन से साल में आया था? मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला भी था एक बार तो, कि जीएसटी कौन से ईयर में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था? मैम 2017। 2017 में इंडिया में जीएसटी आया था। तो क्या मैम उसके पहले गुड्स या सर्विस पर टैक्स नहीं लगता था? जीएसटी 2017 में आया, 1 जुलाई 2017 इज द हैप्पी बर्थडे ऑफ इंडिया, है ना। अगर आप सीएमए के लिए क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा कस्टम्स एप्लीकेबल है इंटर लेवल पे, जिसके आपको वीडियोस अलग से मिल जाएंगे, सो डोंट वरी। अगर आप सीएमए इंटर की एग्जाम देने वाले हो और आप ये बैच अटेंड कर रहे हो, तो जो जीएसटी सीए इंटर पे है वो तो आपको एज इट इज एप्लीकेबल है ही है, प्लस थोड़ा सा कस्टम्स भी आपको एप्लीकेबल है। 10 एक घंटे के एक्स्ट्रा लेक्चर आपको अलग से मिल जाएंगे जो आपको कस्टम्स के देखने रहेंगे। सो आई विल गिव यू द पीडीएफ एंड वीडियो, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है मैम, चलो अभी अपन जीएसटी पे फोकस करते हैं। तो मैम 2017 में जीएसटी आया था, तो क्या उसके पहले बीएमडब्ल्यू खरीदने पे या लेक्चर लेने पे हमें कोई टैक्स नहीं लगता था? 2017 के पहले कोई टैक्स ही नहीं था, या था? कभी आपने सुना है, आपको पता है, बताओ। मैम था, जीएसटी आया उसके पहले ऐसा थोड़ी ना है कि गुड सर्विसेज पे कोई टैक्स ही नहीं था। तब अगर हम लोगों ने सुना हो तो वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स था मैम, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, ये सारे अलग अलग टैक्सेस थे पहले। तो उन टैक्सेस में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से वो सारे टैक्सेस हटा के और हमें जीएसटी लाना पड़ा? क्या हो गया मैम ऐसा? तो 2017 में कि गवर्नमेंट ने बोला बस यार अब हटाओ सारे टैक्सेस, हम बनाएंगे वन नेशन वन टैक्स। हम क्या करेंगे? वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी ओनली, हमें ये सारे अलग अलग टैक्सेस चाहिए ही नहीं। क्यों हुआ ऐसा? अब समझना। जीएसटी आ गया, हमें जीएसटी पढ़ना है, बराबर है, पर क्यों आया? पहले क्या प्रॉब्लम्स थी? थोड़ा सा अपन हिस्ट्री जानेंगे तो आगे फ्यूचर जानना हमारे लिए और इजी और कंफर्टेबल हो जाएगा। तो मान लो हम अभी 2016 में है, 2015 में है मैम, जब जीएसटी नहीं है, पुराने वाले टैक्सेस है, तो क्या दिक्कत थी? चलो, जब मैम 2015-16 था ना, तब मैं अपना सीए का पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। मैं 2022 में सीए बनी, तो 2015-16 में क्या हुआ मैम, मेरा बस 12th खत्म हुआ था, मैंने सीपीटी की प्रिपरेशन वगैरह चालू करी थी, हम उस टाइम की बातें कर रहे हैं। अब मैम मेरा ना एक नेबर था, अंकित, स्टोरी से समझेंगे इजीली पता चलेगा। तो अंकित क्या है ना मैम, बस एकदम चिल आदमी था लाइफ में, उसको मैम बस मजे करने हैं, कुछ पढ़ाई नहीं करता, घूमता फिरता, उसके पापा के पास इतना पैसा कि उसको ऐसा हजारों लाखों का तो पॉकेट मनी मिलता था, उड़ा रहा है, दोस्तों के साथ घूम रहा है, चिल कर रहा है। फिर एक दिन ना अंकल, मतलब हमारे जो नेबर अंकल थे, उनको ऐसा पता चला कि यार मैं तो इस उम्र में बस 12th के साथ मैंने तो सीपीटी वीपीटी की प्रिपरेशन चालू कर दी, मुझे तो सीए बनना है, आई एम सो सीरियस अबाउट लाइफ एंड करियर। तो अंकल ने अंकित को बुला के झाड़ दिया कि भाई तेरे को ना मैंने बहुत सर चढ़ा रखा है, तेरे को समझ आ रहा है, ऐसे कॉलेज में तेरे बैकलॉग्स लग रहे हैं, तेरे को एटी केटी आ रही है, तेरे को कोई लोड नहीं है लाइफ में, पैसे दे रहा हूँ तो मजे कर रहा है, ऐसा करके इतना सुनाया अंकित के पापा ने कि अंकित का भी ईगो हर्ट हो गया। अंकित ने बोला क्या आपको क्या लगता है कि मैं भोंदू, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता? आप देखो, अब आप देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दम पे पूरा बिजनेस सेटअप करूंगा, फैक्ट्री सेटअप करूंगा और आपको दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा मेरे को लोन दे दो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ। अंकल ने भी बोला चल ठीक है, ट्राई कर, तेरे पे दाव लेते हैं। एक जमीन वमीन पड़ी थी अंकल के पास, अंकल ने बोला चल तू उधर फैक्ट्री वैक्ट्री डाल और काम चालू कर। अंकित मेरे से थोड़ा सा बड़ा था, तो अंकित ने बोला हाँ मैं तो कर सकता हूँ, कोई लोड नहीं, मेरे तो बीकॉम भी हो गया है। तो अंकित बहुत चौड़ में था कि उसका ग्रेजुएशन हो गया, उसका बीकॉम हो गया है, तो अब देखो वो क्या करके बताएगा। फर्स्ट, अब अहमदाबाद रहती थी मैं, अहमदाबाद की बातें हैं, है ना। तो अंकित गया अहमदाबाद मार्केट में, चीजें ढूंढना चालू किया कि भाई मुझे जो भी प्रोडक्ट बनाना है, जो करना है, रॉ मटेरियल वगैरह देखता हूँ क्या कितने का आता है, थोड़ा परचेस करता हूँ, फैक्ट्री वैक्ट्री का काम चालू करवाता हूँ। तो जैसे ही अंकित अहमदाबाद के मार्केट में परचेसिंग करने गया, कुछ प्रोडक्ट उसने खरीदे, और जब
सप्लायर ने मतलब शॉपकीपर ने उसको बिल दिया, तो बिल में अंकित ने देखा कि वैट करके कुछ तो चार्ज करा गया है मुझसे। जैसे अभी जीएसटी चार्ज होता है, वैसे अंकित ने देखा कि ऐसे ये वाट क्या होता है, वाट लगा दी, मेरी वाट लगा दी, ऑलरेडी पापा ने कम लगा रखी है, ये और लगा रहा है। तो अंकित ने सोचा यार ये क्या होता है, किसको पूछूं। तो सोचा चलो एक मौका मिल गया ना। कौन सा मौका, रिद्धि को कॉल करने का मौका मिल गया, थोड़ी सी बात हो जाएगी, कैसी है क्या है पूछ लूंगा। तो अंकित ने बहाना निकाल के मेरे को फोन कर लिया। बोले हाय रिद्धि। अब अंकित मुझसे बड़ा था ना, ऐसा ही सेट, तो मैंने बोला हाय भैया। तो बोले ये भैया तो मत बोल यार। मैंने बोला अच्छा क्या हुआ अंकित बताओ ना। तो बोले यार रिद्धि ना ऐसे ऐसे मार्केट आया था, परचेजिंग कर रहा था और बिल में मेरी वाट लगा दी। मैंने बोला हाँ फोटो भेज। फोटो भेजा मैंने, देखा ओहो वाट नहीं है ये वैट है, वैट। मैंने समझाया अंकित को कि इसको ना वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। बोला ये क्या होता है। मैंने बोला देखो तुम जब भी कोई गुड्स सेल परचेस करते हो ना, तो ये वैट नाम का टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और आपको मतलब आपका सप्लायर आपसे कलेक्ट करता है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है अंकित, आपको सप्लायर को देना पड़ेगा, बर्डन बेयर करना पड़ेगा और सप्लायर फिर आगे जाके गवर्नमेंट को भर देगा। बोला अच्छा मतलब सब गुड्स पे लगता है। मैंने बोला हाँ गवर्नमेंट एग्जेम्पशंस दे सकती है, बाकी तो सब गुड्स पे लगता है। ठीक है समझ गया, वो भी तैयार हो गया कि चलो भाई वाट तो लगने वाली है, हर जगह देना पड़ेगा। अब अहमदाबाद से सारा परचेसिंग हुआ नहीं, तो अंकित ने सोचा कि काम करते हैं मुंबई जाते हैं, बड़ा हब है, बड़ा मार्केट है, मुंबई दिल्ली जाते हैं, वहां से कुछ समझ में आएगा और प्रोडक्ट्स खरीदेंगे अपने बिजनेस के लिए। तो करते करते अंकित पहुंच गए मुंबई। अब मुंबई की एक शॉप पे गए, थोड़ा बड़ा परचेस करा और बिल आया। अंकित रेडी था कि उसकी वाट लगेगी, लेकिन ये क्या, बिल में तो सीएसटी नाम का कुछ लगा हुआ है। ये सीएसटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तो नहीं है, ये बिल में क्यों लगाया है भाई, ये क्या है। अंकित ने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक और एक और मौका मिला, एक और मौका मिला, रिद्धि को कॉल कर लेते हैं। तो मैंने बोला, वापस अंकित का फोन आ गया, हाय रिद्धि कैसी हो। मैंने बोला हाय अंकित भैया। अरे भैया मत बोल। मैंने बोला अच्छा अंकित बोलो क्या हुआ। बोले यार तूने बताया था कि इस तरह से वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स, बट यहाँ मैं कुछ तो परचेज कर रहा हूँ और ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे से सीएसटी नाम का कुछ ले रहे हैं, वैट तो ले ही नहीं रहे। मैंने बोला आप हो कहाँ। बोले मैं तो मुंबई आया हूँ। मैंने बोला अरे मैं बताना भूल गई, जब आप एक ही स्टेट में अंदर अंदर, जब आप इंट्रा स्टेट परचेस सेल करते हो ना, आप अगर गुजरात से ही गुजरात में कुछ सेल परचेस करोगे तो वैट लगता है। आप तो मुंबई चले गए, आप तो महाराष्ट्र चले गए हो, तो ऐसे केस में अब सीएसटी लगेगा, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये भी गुड्स पे ही लगता है लेकिन इंटर स्टेट। अब देखो जब महाराष्ट्र वाला पर्सन गुजरात वाले पर्सन को बेचता है ना, तो उसे फिर सीएसटी कलेक्ट करना पड़ता है। ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स ही है जो इंटर स्टेट सेल परचेस ऑफ गुड्स पे लगता है। तो उसने बोला अच्छा मतलब जब भी मैं गुजरात में लेने जाऊंगा तब वैट लगेगा, अगर मैं गुजरात के बाहर जाऊंगा तो मेरे ऊपर ऐसा सीएसटी लग जाएगा। मैंने बोला यस। फिर अब अंकित ने सोचा कि अब आए हुए हैं मुंबई, तो एक काम करते हैं मन्नत जाके आते हैं शाहरुख खान के घर। क्या काम है मैम। शाहरुख से काम नहीं है, गौरी से काम है मैम उससे क्या काम है। तो इफ यू गाइज नो, गौरी का एक इंटीरियर डिजाइनिंग फॉर्म है, डी डेकोर सुना है, डी डेकोर ऐसे ऐड आती थी, किसका है वो, गौरी का है। तो अब अंकित ने सोचा कि रिद्धि तो जानती है, अब मैं तो शाहरुख खान को रोज, हमारे तो उठना बैठना साथ में, हम तो जानते हैं। तो अंकित ने सोचा मेरा रेफरेंस देगा और मन्नत में चला जाएगा, गौरी से बात करके आ जाएगा कि भाई ऐसी एकदम वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री बनानी है अपने को कि जो आए वो फैक्ट्री पे ही फिदा हो जाए, ऐसी सुंदर इंटीरियर डिजाइनिंग फैक्ट्री की करनी है। तो वो चला गया शाहरुख के वहां पे, ऐसा रेफरेंस दिया कि भाई मैं तो रिद्धि का दोस्त हूँ। शाहरुख ने बोला अरे रिद्धि का दोस्त कैसी है रिद्धि, आजा आजा करके उसको अंदर भी आने दिया। अब गौरी से सब बात कर ली कि ऐसे वर्ल्ड क्लास इंटीरियर डिजाइनिंग करनी है, फैक्ट्री बनानी है और सब करना है। तो गौरी ने भी बोला कि भाई पहले पैसा बाद में काम। बोला हाँ ठीक है पैसा तो लगेगा, देना पड़ेगा। गौरी ने भी बिल थमा दिया हाथ में। अब बिल में समथिंग नोन एज सर्विस टैक्स चार्ज किया हुआ था। अब अंकित ने बोला यार ये क्या है, मैं मुंबई आया हूं तो सीएसटी लगना चाहिए ना, अब ये सर्विस टैक्स क्या है। बोला 2 मिनट वॉशरूम जाना है। वॉशरूम गया, फिर एक मौका मिल गया, हाय रिद्धि कैसी हो। मैंने बोला हाय भैया। अरे भैया मत बोल, कितनी बार बोलूं। मैंने बोला अच्छा सॉरी अंकित क्या हुआ बोलो तो सही। बोले यार ये शाहरुख के घर आया हूँ मन्नत में। मैंने क्यों। बोले वो गौरी से इंटीरियर डिजाइनिंग का बात करने के लिए सर्विस टैक्स मांग रही है, ये क्या होता है।
मैंने बोला भाई जो वैट और सीएसटी है ना वो गुड्स पे लगता है। अब इंटीरियर डिजाइनिंग गुड्स नहीं है, सर्विस है। इंटीरियर डिजाइनिंग तो इनटेंजिबल है, वो तो टीचिंग टाइप की एक सर्विस हो गई। तो जब भी तुम पूरे इंडिया में, चाहे इंटर स्टेट हो इंट्रा स्टेट हो, उसमें अलग अलग नहीं होता, पूरे इंडिया में जब भी तुम कोई भी सर्विस किसी को देते हो ना, तो तुम्हें सर्विस टैक्स करके कलेक्ट करके और गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो तू और भी कोई सर्विस लेगा तो तेरे को ये वाला टैक्स लगने वाला है। अंकित ने बोला अच्छा चलो ठीक है। गुड्स के ऊपर इंट्रा स्टेट में वैट, गुड्स के ऊपर इंटर स्टेट में सीएसटी, पूरे इंडिया में सर्विस में सर्विस टैक्स। अब सब सेटअप हो गया, फैक्ट्री बन गई, सब काम स्टार्ट हो गया। अंकित ने बोला अब आएगा ना मज्जा भिड़ू। क्यों? क्योंकि अब मैं लोगों को माल बेचूंगा और मैं लोगों से वैट सीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दूंगा। मैंने बोला जरा थांबा, रुक जा। क्यों भाई? सॉरी भाई नहीं। मैंने बोला, उसने बोला क्यों, क्या हो गया, क्यों रोक रही है मेरे को? मैंने बोला कि ये तो सब सेल पे था। अब जब भी तू कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करेगा ना, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए गवर्नमेंट एक टैक्स लेती है जिस टैक्स का नाम है एक्साइज। तो मैन्युफैक्चरिंग करने पे तुझे एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को भरनी पड़ेगी, ये भी एक टैक्स है। अंकित ने बोला मैं पागल हो जाऊंगा, ये क्या चल रहा है? अंकित एकदम उदास हो गया, जाके अपने रूम में बैठा। जब पुरानी लाइफ थी, दोस्तों के साथ मजे करता था, उसके ऐसे बिल्स इनवॉइसेस थोड़े से पड़े थे, देखा मस्त रिसोर्ट गए थे, इनवॉइस देखा, अरे लग्जरी टैक्स नाम का कोई टैक्स लगा हुआ है। कोई और मूवी का टिकट विकेट निकाला, अरे एंटरटेनमेंट टैक्स का नाम का कोई टैक्स लगा हुआ है। मतलब अंकित को समझ आया कि अभी तक जो मैं डील कर रहा हूँ वो नहीं है, अब इसके अलावा लग्जरी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, लोकल टैक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स है, ऑक्ट्रॉइज है, सेज है, सरचार्ज है, एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, वैट है, सीएसटी है। अरे बाप रे, इतने सारे टैक्स जिनके हम सारे नाम नहीं बोल पा रहे। बिजनेस करेंगे तो ये सारे टैक्सेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे, रिटर्न भरने पड़ेंगे, कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। अंकित बोला मैं तो बावड़ा हो जाऊंगा, पापा सही बोल रहे थे, मेरे बस की नहीं है। बिजनेस छोड़ो, मैं तो टैक्सेस ही नहीं समझ पा रहा हूँ। तो ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ अंकित को नहीं था, ऐसा प्रॉब्लम इंडिया के सारे बिजनेसमैन को था। जब इतने सारे टैक्सेस बंदा समझे, डील करे, धंधा करे, क्या करे? तो गवर्नमेंट ने बोला हटाओ यार, मारो सबको गोली, हमें ये कोई टैक्स नहीं पड़ना, हम करेंगे अब वन नेशन वन टैक्स। चाहे तुम गुड्स सेल करो, सर्विसेज में डील करो, इंट्रा स्टेट हो इंटर स्टेट हो, जो भी है, हम सब चीज के ऊपर एक ही टैक्स लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं जीएसटी, विच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो पुराने सारे टैक्सेस बंद करे, सबको सबस्यूम करा और वन नेशन वन टैक्स बनाया। आज पूरे इंडिया में गुड सर्विसेज इंट्रा इंटर हर चीज पे एक ही टैक्स लगता है जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। जब भी आप गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई कर देते हो तो आपको जीएसटी नामक टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना रहता है। डू यू अंडरस्टैंड कि जीएसटी तो 2017 में आया, उसके पहले भी इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया में हुआ करते थे। हमें वो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्या? हाँ मैम, अगर कोई कभी बोल दे, पूछ ले तो 2017 के पहले हम ये कौन कौन से टैक्सेस भर रहे थे। यू डोंट हैव टू लर्न, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग? से यस मैम। चलो क्विकली बताओ ना मुझे। मैम ये सब लिखना है नहीं, ये कुछ जो लिखना होगा मैं आपको बताऊंगी, आपकी हैंड रिटन बुक में सब लिखा हुआ है। ये मैं एक्स्ट्रा बस सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, फाउंडेशन बिल्ड कर रही हूँ, ऐसे सब एग्जाम में नहीं आएगा, सो डोंट वरी। हाँ मैम, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, कोई लोड कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने आपको बताई, मल्टीपल टैक्सेस का प्रॉब्लम तो है ही। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स बताती हूँ कि मैम इतना क्या हो गया कि सब हटा के जीएसटी लाना पड़ा। अब मान लो कि आप रेस्टोरेंट गए, आप किसी कैफे गए, आप वहां पे क्यों जाते हो? सिर्फ खाने जाते हो या एम्बियंस के लिए जाते हो? क्योंकि मैम खाना तो घर पे भी पड़ा है, हम खुद भी खा सकते हैं। हम वहां क्यों जाते हैं? क्योंकि मैम वो लोग हमारे लिए खाना बनाते हैं, हमें सर्व करते हैं, एम्बियंस देते हैं। अब अगर वो तुम्हें सिर्फ एम्बियंस दे, आओ बैठो, टेबल बढ़िया, कुर्सी बढ़िया, पर खाना ही ना दे, तो चलेगा क्या? नहीं मैम, मतलब हमें रेस्टोरेंट में फूड भी चाहिए और एम्बियंस भी चाहिए। अब फूड तो एक तरह का गुड है, दिख रहा है सामने, गुड्स में आ जाएगा। लेकिन मैम
वो हमारे लिए जो कर रहे हैं, हमारे लिए कुकिंग कर रहे हैं, सर्विंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, ये सब तो सर्विसेज है मैम। तो अगर मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ और मैं कोई पेमेंट कर रही हूँ, तो मैं क्या मानूं, मैं गुड्स का पेमेंट कर रही हूँ या मैं सर्विस का पेमेंट कर रही हूँ? क्योंकि देखो जीएसटी में तो गुड्स और सर्विस और सब पे जीएसटी लगता है, तो प्रॉब्लम नहीं है। बट मान लो हम 2016 में बैठे हैं मैम, अगर हम रेस्टोरेंट को गुड्स माने तो वो हमसे वैट कलेक्ट कर लेगा, अगर हम रेस्टोरेंट को सर्विस माने तो फिर उसे हमसे सर्विस टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। बट मैम दोनों ही है, कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में पहले क्या होता था, दोनों लग जाते थे। मतलब गवर्नमेंट बोले कि गुड्स है ना तो वैट भी लगाओ, तो बोलेंगे सर्विस भी तो है, सर्विस टैक्स भी लगाओ। मतलब मैं एक सिंगल रेस्टोरेंट में खाने जाऊं, दो दो टैक्स भरूं, वैट भी भरूं, सर्विस टैक्स भी भरूं। हाँ, क्योंकि गुड्स सर्विस का डिस्टिंक्शन क्लियर नहीं था। ऐसी प्रॉब्लम्स और भी जगहों पे आती थी जहां डबल डबल टैक्स लग रहे हैं, क्योंकि यही नहीं पता चल रहा कि गुड्स मानना है कि सर्विस मानना है। जीएसटी ने आके ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करी कि जो भी चीज है भाई एक ही टैक्स है, गुड्स मानो तो भी जीएसटी है, सर्विस मानो तो भी जीएसटी है। तो वो भी एक प्रॉब्लम अपनी हटी। उसके अलावा मैम मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता था और सेल पे वैट लगता था। तो अगर 100 रुपए में कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, आर्बिट्रली मान लो कि 10 रुपए का उसके ऊपर एक्साइज है, तो 110 हो गया मैम। अब इसके ऊपर वैट लगता था, मान लो 20% का वैट है, तो 100 का 20 नहीं, 110 का 20, मतलब 22 का गवर्नमेंट क्या कर लेती थी, वैट ले लेती थी। मतलब एक तरह से उन्हीं के लगाए टैक्स के ऊपर और टैक्स वो लोग लगा रहे हैं। इसको कास्केडिंग बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कास्केडिंग बोलते हैं। जब आगे से आगे टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जा रहा है, टैक्स हमारी कॉस्ट में जुड़ता जा रहा है, फिर उसके ऊपर और टैक्स लगता जा रहा है, इसे कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस कहा जाता है। जीएसटी ने आके ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करी। जीएसटी ने बोला कि भाई तुम पुराने जो जो टैक्सेस भरते जाओगे उनका हम तुम्हें क्रेडिट देते जाएंगे। अब ये क्रेडिट का मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है ये मैं आपको कल के क्लास में सिखाऊंगी। ये एक्चुअली अपना कोर फाउंडेशन है, इसके ऊपर अपन आधा घंटा डिस्कशन करेंगे कि भाई ये क्रेडिट मिलता कैसे है। अल्टीमेटली जीएसटी जिस मेन वजह से आया था ना, वो वजह यही थी कि हमें टैक्स के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगाना। ये नहीं होना चाहिए पहले गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया फिर उस टैक्स के ऊपर आप हमारे गुड्स पे टैक्स लगाओ, आप हमारे सर्विस पे टैक्स लगाओ, आप हमारे इनकम पे टैक्स लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अब यार टैक्स के ऊपर तो टैक्स मत लगाओ प्लीज, वो तो गलत है ना। तो ये डबल टैक्सेशन या कास्केडिंग ऑफ टैक्सेशन का प्रॉब्लम हटाने के लिए जीएसटी आया, जिसने क्या करा मैम, क्रेडिट का सिस्टम लाया। इनपुट टैक्स क्रेडिट बहुत इजीली मिलने लग गई, स्ट्रीमलाइन हो गई चीजें, जिसके चलते हम क्या बोलेंगे, जिसके चलते हम बोलेंगे कि भाई टैक्स के ऊपर बिल्कुल भी टैक्स हमें नहीं लगाना है। राइट। देखो आपकी बुक में ये पूरा चेन ऑफ क्रेडिट नाम का मैंने एक पेज दे रखा है, ये अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, जहां पे सानिया मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगी कि कैसे हमें टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है जीएसटी आने से और क्रेडिट्स मिलते जाते हैं। एक बार अभी अपन ने क्या पढ़ा वो अपन बुक से सिर्फ रीड करते हैं। देखो ये सब भले बुक में है, आईसीआई के मॉड्यूल में है, पर एग्जाम में जनरली आपको 99.999% ऐसा नहीं पूछेंगे कि टैक्स क्या होता है, टाइप ऑफ टैक्स बताओ। ये सब आपके नॉलेज पर्पस से दे रखा है, पूछने के लिए बहुत कुछ है सिलेबस में, सो डोंट वरी। अभी जो अपनी आज कल परसों 3-4 जो क्लासेस होने वाली है ना, वो सिर्फ आपके नॉलेज बिल्डिंग के लिए होने वाली है। ठीक है मैम। सो वी आर स्टार्टिंग विथ जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। टैक्स क्या होता है, एक पिक्यूनरी बर्डन, पिक्यूनरी एज एन मॉनेटरी बर्डन, कंपलसरी बर्डन कि भाई वो कंपलसरी पैसा देना है सरकार को। राइट मैम। सो एक पिक्यूनरी बर्डन जो लेड अपॉन है इंडिविजुअल्स या प्रॉपर्टी ओनर्स पे। क्या बर्डन है मैम, कि हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए पेमेंट देना पड़ेगा। क्यों मैम, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है एज पर लेजिस्लेचर। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी देता है कि जाओ तुम जाके लोगों से टैक्स कलेक्ट करो। आज समझो गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है, इसलिए ही गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। कल उठ के मेरी इच्छा हो जाए कि चलो रे सब लोग लगान दो मेरे को, मुझे अब टैक्स कलेक्ट करना है, तो क्या आप, हर्षित, सानिया, रिया, आदित्य, आप बताओ क्या आप लोग टैक्स कलेक्ट कर सकते हो? आज किसी भी आपकी इच्छा हो जाए कि चल ला मेरे को टैक्स दे चल, कैन वी डू दिस? नो मैम। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही लीगल अथॉरिटी है कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके, तो वही कर सकता है, हम लोग नहीं कर सकते अपनी इच्छा से, हमें सिर्फ भरना है टैक्स। राइट मैम। ये कोई वॉलेंटरी अपनी इच्छा से किया हुआ पेमेंट है कि आज मेरा मूड है गवर्नमेंट, आई एम वेरी हैप्पी, जाओ टैक्स ले जाओ।
कल मेरा मूड नहीं चला, आई विल नॉट गिव टैक्स, ऐसा चलता है क्या? नहीं मैम। सो दिस इज नॉट वॉलेंटरी, या ये कोई डोनेशन नहीं है, ये एनफोर्स मतलब जबरदस्ती देना पड़ेगा, ऐसा कंट्रीब्यूशन है। अब टैक्स मैम हमने देखा डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है। डायरेक्ट टैक्स में हम बोलेंगे जो पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है वही पर्सन उस टैक्स का बर्डन भी बेयर करता है। और ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव, मतलब जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी, एबिलिटी बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारे ऊपर टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा, जो अपन स्लैब समझते हैं इनकम टैक्स के वो। लेकिन मैम इनडायरेक्ट टैक्स में जिसने टैक्स को पे किया, जैसे BMW पे कौन कर रहा है? आपका सप्लायर, जिससे आपने चिप्स खरीदे। आप तो गवर्नमेंट के पास गए नहीं टैक्स देने, लेकिन गया किसकी जेब से? बर्डन कौन बेयर किया? आप, क्योंकि आपके सप्लायर ने आपसे कलेक्ट किया और फिर गवर्नमेंट को पे किया। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। कि मैम जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है वो कलेक्ट करेगा अल्टीमेट कस्टमर से, इंसिडेंस बर्डन पास ऑन कर देगा और उसके बाद गवर्नमेंट के पास ये पैसा जाएगा। दिस इज रिग्रेसिव इन नेचर, मतलब आप भले बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन हो या आप इंडिया के रिचेस्ट पर्सन हो, सबके लिए टैक्स सेम रहेगा, क्योंकि टैक्स इंसान पे नहीं लगता, टैक्स उस गुड्स पे लगता है, टैक्स उस सर्विस पे लगता है जो आप परचेज कर रहे हो। सो यहाँ पे बर्डन आप हिमसेल्फ बेयर, अपने आप बेयर करोगे, यहाँ पे आप किसी और पे शिफ्ट कर दोगे, और जिस पे भी शिफ्ट करोगे उन सब लोगों पे सेम टैक्स लगता है। अब मैम डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो सकता है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल हो सकता है जीएसटी या कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी अभी हमें नहीं पढ़ना है, जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तब कस्टम ड्यूटी लगता है। अब वो भी गुड्स पे ही लगता है एज सच, चाहे मुकेश अंबानी कुछ इंपोर्ट करे या आप कुछ इंपोर्ट करो, उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी होगी वही भरनी पड़ेगी। तो ये कस्टम्स भी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। एज ऑफ नाउ वी हैव टू स्टडी ओनली जीएसटी व्हिच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट मैम। अब ये जो पूरा पेज यहाँ दे रखा है जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, ये 110% आपकी एग्जाम में नहीं आने वाला है। आपकी मॉड्यूल में बस दे रखा है, आज तक नहीं आया है, चांसेस है नहीं कि आए। देखो वैसे तो हम आईसीआई को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ मतलब पूछ ले तो यार बहुत गलत है उनकी साइड से, नहीं पूछना चाहिए। आज तक नहीं पूछा है तो नहीं आएगा, डोंट वरी। बुक में है, एक बार अपन सेफ्टी साइड बस कवर करके चलेंगे। जेनेसिस मतलब कुंडली, हमें जीएसटी की कुंडली निकालनी है। कब सोचा कि जीएसटी लाए, क्या हुआ, कैसे हुआ? देखो आज हमें पता है कि जीएसटी का हैप्पी बर्थडे कब है, 1 जुलाई 2017। मैम 1 जुलाई 2017 जिस दिन सीए डे भी होता है, डॉक्टर्स डे भी होता है, उसी दिन जीएसटी को लॉन्च करा था, वही हमारा जीएसटी का हैप्पी बर्थडे था इंडिया में मैम। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी कंट्री थी मैम पहली जिसने ऐसा सोचा कॉन्सेप्ट कि भाई ऐसा कुछ जीएसटी जैसा लाया जाए, ताकि अलग अलग गुड्स पे अलग अलग टैक्सेस ना लगे, सब क्लब करके सब चीजों पे एक टैक्स लगा दें। ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार पूरी दुनिया में फ्रांस में आया था। सो फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी जैसा एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करा कि भाई ऐसे क्रेडिट दे दो, ऐसे सारे गुड सर्विसेज पे एक ही तरह का टैक्स लगा दो, वैसे करके। एंड फिर वो बहुत अच्छा लगा लोगों को, तो सारी कंट्रीज ने धीरे धीरे करके और ये जीएसटी को अडेप्ट करना चालू किया। तो प्रेजेंटली मोर देन 160 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आज क्या करती है, जीएसटी वाला सिस्टम फॉलो करती है। जेनेसिस ऑफ जीएसटी क्या बोलता है मैम? 2017 में तो जीएसटी आ गया था, बट आप समझो इंडिया में एक नया लॉ लाना, सालों से चलता आ रहा इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम हटा के चेंज करना इतना इजी रहा होगा क्या? लोगों ने अपोज किया होगा, राज्यसभा में पास होना, लोकसभा में पास होना, प्रेसिडेंट असेंट करना, लोग हाँ बोलना, लॉ बनना, कमिटी बनना, कितना टाइम लगता है मैम? कितना टाइम लगा? 2000 2000 मेरा बर्थ ईयर है, पता है माई बर्थ डेट इज 20 दिसंबर 2000। मैं बॉर्न हुई थी 2000 में। उस टाइम पे गवर्नमेंट ने पहली बार, मतलब तब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने पहली बार ये कॉन्सेप्ट इंडिया के सामने लाया कि हम ऐसा सोच रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं, हम एक कमिटी बना रहे हैं जो सब रिसर्च करेगी, देखेगी, और हम जीएसटी लाने वाले हैं, कुछ टाइम में हम जीएसटी ला देंगे। ऐसा अनाउंसमेंट, ऐसा कॉन्सेप्ट मूट करना और कमिटी सेटअप करना, ये हुआ था 2000 में। मैं पैदा हुई थी उस साल में, राइट? इतनी पहले की बात है ये।
मतलब गवर्नमेंट को भी पता था कि चलो भाई जीएसटी पढ़ाने वाली अब पैदा होने वाली है, राइट टाइम टू ब्रिंग जीएसटी। तो बिल्कुल मेरे बर्थ ईयर में उन्होंने जीएसटी लाएंगे, कमिटी बिठाएंगे, ऐसा सब चालू किया। फिर उनको ध्यान आया कि अरे अरे गलती हो गई, अभी तो रिद्धि सिर्फ पैदा हुई है, पैदा होते थोड़ी ना पढ़ा लेगी, उसको थोड़ा सा बड़ा तो होने दो, उसका 12th वगैरह क्लियर तो होने दो, फिर जीएसटी लाते हैं ना। तो भाई ऐसा करते 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 उन्होंने 17 साल लगा दिए गवर्नमेंट ने। देखो पहले मेजोरिटी नहीं थी तो गवर्नमेंट ने लाना चाहा, ऑपोजिशन ने नहीं लाने दिया, फिर बहुत चीजें होती है, स्टेट्स ने अपोज किया, ये वो सब करते करते इट टुक 17 years टू ब्रिंग जीएसटी इन इंडिया। उस दौरान क्या क्या हुआ मैम, 2000 में सिर्फ कंसेप्ट मूड किया, कमिटी बिठाई कि भाई कमिटी बैठेगी, सब देखेगी समझेगी कैसे क्या करना चाहिए। देन 2006-7 में 6 साल उन्होंने अच्छा रिसर्च किया, सब किया। एंड देन 2006-7 में तब अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने अनाउंस ही कर दिया बजट में कि भाई 2010 1 अप्रैल 2010 से हम ला देंगे जीएसटी। हो गया हमारा सब काम, 2-3 साल और दो हमें, 1 अप्रैल 2010 से तो हम ला देंगे जीएसटी, ऐसा चौड़ में उन्होंने अनाउंस कर दिया। लेकिन मैम जीएसटी सेवरल डेडलाइंस मिस करता गया, बिल कभी पास नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। एंड देन क्या हुआ, 2014 में, दिसंबर 2014 में लोकसभा में फाइनली बिल इंट्रोड्यूस करा गया। अब जीएसटी लाना था तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता। क्यों मैम, वो आगे जाके देखेंगे इसी चैप्टर में। इसी चैप्टर में अपन आगे जाके देखेंगे कि भाई जीएसटी लाने के लिए इंडिया के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को क्यों अमेंड करना पड़ गया। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगी मे बी नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में। 1-2 क्लास रुको, आपको समझ आएगा क्यों मैम, ठीक है। हाँ, लेकिन जीएसटी लाने के लिए हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना था, अमेंडमेंट लाना था। अब आपको पता होगा ये चीज, आपने लॉ में पढ़ा है क्या, मुझे बताओ कि अगर कभी भी हमें कोई लॉ इंडिया में लाना है, चेंज करना है कुछ भी, तो पहले अपन बिल लोकसभा में रखते हैं, लोकसभा उसे पास करती है, फिर वो बिल राज्यसभा में जाता है, फिर राज्यसभा उसे पास करती है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उस पर असेंट करते हैं, साइन करते हैं। ये पता है, ये स्कूल में पढ़ा था क्या, 11th-12th में, सिविक्स में पढ़ा होगा, सोशल साइंस सिविक्स में पढ़ा था क्या, 9th-10th-11th में। हाँ मैम, तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी फॉलो हुआ कि हमें जीएसटी लाना था, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने थे, तो पहले हमने लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस करा, फिर लोकसभा ने पास करा, राज्यसभा ने पास किया, फिर प्रेसिडेंट ने हाँ बोला, साइन करा, असेंट करा, एंड अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ। ये तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ। अब जीएसटी के मैम हमें बिल्स लाने हैं, जीएसटी के लॉज सेक्शंस वगैरह पास करने हैं, तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, सारे स्टेट्स ने अपने अपने बिल्स बनाए, सारे स्टेट ने अपने अपने एसजीएसटी एक्ट पास करे। मैम ऐसा करते करते 30 जून 2017 को जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सारे स्टेट ने अपना अपना एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, जैसे गुजरात का गुजरात स्टेट जीएसटी एक्ट, राजस्थान का राजस्थान स्टेट जीएसटी एक्ट, हरियाणा हरियाणा स्टेट जीएसटी एक्ट, मतलब आप जिस भी स्टेट से हो उस स्टेट का अपना खुद का एसजीएसटी एक्ट है। तो सारे स्टेट्स ने अपने अपने एसजीएसटी एक्ट पास करे। जम्मू कश्मीर शुरू से चौड़ में रहता है, तो जम्मू कश्मीर को होशियारी थी, उसने नहीं पास करा। हमने सोचा कि जान दे, नहीं कर रहा ना छोड़, उसके पीछे रुकना नहीं है। 30 जून को सबने पास कर दिया, तो हमने इमीडिएटली 1 जुलाई को जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया जम्मू कश्मीर को छोड़ के कि भाई वो करेगा तब करेगा। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर महबूबा मान गई मैम, और 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर ने भी अपना एसजीएसटी एक्ट पास कर दिया। एंड उसके बाद अल्टीमेटली आज जीएसटी होल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल है। मतलब आप पूरे इंडिया के किसी भी सिटी, किसी भी गांव, किसी भी स्टेट में कहीं भी चले जाओ, कोई भी गुड्स या सर्विसेज में डील करो, एक टैक्स आपके ऊपर लगेगा। कौन सा, जीएसटी, जिसको आने में 17 साल लग गए। ये कोई भी डेट आपको याद करनी है बिल्कुल नहीं, इतना पागलपन नहीं करना है हमें, डेट्स, नोटिफिकेशन नंबर, सर्कुलर नंबर, ये कुछ याद नहीं करना है, कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, डोंट वरी। जो आपको याद करना है मैं आपको सामने से बताऊंगी कि ये आपको याद करना है, तो चिल करो। दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये पहले था, इस वजह से हम जीएसटी लाए। एंड प्रेजेंटली जीएसटी क्या है मैम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो होल ऑफ इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। बोलो यस और यस, इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? डन। अब मैंने आपको जो जो चीजें ऐसे ही एक्सप्लेनेशन में बताई थी ना कि मैम पहले क्या क्या प्रॉब्लम थी, तो कास्केडिंग था, गुड सर्विस का डिस्टिंक्शन ब्लर था, मल्टीपल टैक्सेस थे, अभी तक अपन ने बुक से नहीं पढ़ा,
डिस्कस नहीं किया, मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दिया है। कल अपन ये चीजें बुक से पढ़ेंगे कि मैम एग्जैक्टली वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, कैसे क्रेडिट्स मिलते हैं। आई एम वेरी सॉरी, कैसे क्रेडिट्स मिलते हैं, ये डबल टैक्सेशन क्या होता है। मैम अगर सबको क्रेडिट मिल जाएगा तो सारा टैक्स का बर्डन कौन बेयर करेगा, जो आप मैंने आपको वो रेस्टोरेंट वाला एक एग्जांपल दिया, तो वो सब क्या है। देन मैम कैसे एक्साइज लग रहा था, फिर उसके ऊपर जीएसटी भी लग रहा है, ये हर एक चीज अब अपन प्रॉपर लॉ लैंग्वेज में बुक से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगी। आज सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देखा अपन ने, एक ही चीज देखी अपन ने कि मैम कब आया जीएसटी, क्यों आया, और वो इनकम टैक्स से कैसे अलग है, दैट इज ऑल। अब टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब समझ आया। हमें इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ना है पर्टिकुलरली, कौन सा, जीएसटी, जो कब आया 2017 में। उसके पहले भी टैक्सेस थे पर उनसे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए जीएसटी लाना पड़ा, दैट इज ऑल। आज मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया, इतना ही पढ़ाया। थोड़ा अपन स्लो जाएंगे, 2-3 लेक्चर आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाओगे धीरे धीरे करके, फिर हम थोड़ा सा स्पीड और टाइम बढ़ाएंगे। बोलो, डिड यू गाइस एंजॉय द क्लास, समझ आया, मजा आया, याद हुआ? हाँ मैम। तो आगे की चीजें अपन कल कंटिन्यू करेंगे इन चैप्टर नंबर 1। आपको बस सिंसियरली मेरे साथ क्लास अटेंड करते जाना है, मैं हर एक चीज मस्त अच्छे से आपको कवर कराऊंगी और याद कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। जस्ट आप लोगों ने जो प्रोमिसेस मुझे करे हैं वो याद रखना, सिंसियरली क्लास अटेंड करोगे, जो बोलूंगी वैसे करोगे और सारी टेस्ट लिखोगे, दैट्स ऑल, ठीक है। कल मिलेंगे अपन 1:30 वापस ऐप पे और आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू गाइस लाइक द सेशन, आपको सब कुछ समझ आया, मजा आया, याद हुआ। सो टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।